बार बार फील होता है कि ये परमात्म प्रत्यक्षता का प्रोजेक्ट और परमात्मा के द्वारा ही तैयार कराया हुआ प्रोजेक्ट है। हम कभी गांव में रहे नहीं हैं। हमारा बैकग्राउंड, हम बॉम्बे में थे। 2 साल की उम्र से बॉम्बे में थे और वहीं पर हमने अपनी पढ़ाई की, वहीं पर अपना बिज़नेस किया और फिर ड्रामा में जब मधुबन में आने का हमारा पार्ट खुला 2013 में, तो गॉडलीवुड स्टूडियो में टेक्नोलॉजी की सेवाएं थी और वहाँ पर अमृत वेले बाबा के साथ जब बैठते थे तो अंदर में प्रेरणा आती थी कि आपको प्रकृति के लिए कुछ करना है, गाँव के लिए कुछ करना है। और ये बात है मार्च 2019 की। हमारे लौकिक परिवार से, गुजरात कच्छ से हमारा नेटिव प्लेस है, वहाँ से कुछ परिवार के सदस्य माउंट आबू मधुबन आए थे। और जब उन आत्माओं को जब बाबा के घर में खुश होते हुए देखा तो ऐसा लगा कि जो सेवा हमको करनी चाहिए थी वो अभी तक हमने नहीं की है। तो वहाँ से बाबा के कमरे में, पांडव भवन में, विशेष जब उनके साथ बैठे थे तो एक पावरफुल संकल्प आया कि आपको इनके लिए कुछ करना है। क्योंकि ये सब गांव से थे तो हमें लगा कि हमें अपने गांव के लिए कुछ करना है। गांव माना खेती। तो फिर राजू भाई जी से जुड़े और बाबा ने एक ऐसी विशेष आत्मा से मिलाया जो इंडिया के एक टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट थे और उनका ये विज़न था एक वैदिक विलेज बनाने का। और वहाँ से ये प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम वैदिक विलेज की जगह योगिक विलेज बनाएं। क्योंकि बाबा कहता है कि अभी सतयुग आया कि आया, तो वो सतयुग की झलक कहीं तो दिखे, कहीं तो वो सैंपल तैयार हों। क्योंकि सतयुग की शुरुआत कहीं ना कहीं ऐसे गाँव से ही, एकांत के स्थानों से ही इसकी शुरुआत होगी। तो क्योंकि बाबा भी कहता है कि एक तरफ स्थापना का कार्य चलेगा, एक तरफ विनाश का कार्य चलेगा। तो अंदर में ये आता था कि कुछ गाँव पे फोकस किया जाए और कुछ ऐसे सैंपल तैयार किए जाएं। तो हम पहले ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है इसको एक वीडियो के माध्यम से पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो गोकुल गांव का वीडियो प्ले करना प्लीज़। अपने लक्ष्य भी तय किए। आपके ये प्रयास देश को अवश्य वहीं रावण की परछाई दम तोड़ दे जहां बुराई। खेल में डाल डाल पर बिखरी हरियाली, हर चेहरे पर सजी मुस्कान। मां लक्ष्मी की कृपा जहां हर घर है धन और धान। हर गलियारा है उज्जवल सुरक्षित जहां हर बहन भाई। ना ही रावण की परछाई दम तोड़ दे जहां बुराई। खेल में मगन बाल गोपाल सतो गुणी है जहां कृषि। आओ ले चलें तुम्हें वहां जहां हर मनुष्य हो राज ऋषि।
देश के इन प्रयासों में आप सभी की, ब्रह्मा कुमारी जैसी आध्यात्मिक संस्थाओं की बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि आप आध्यात्म के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में कई बड़े बड़े काम कर रहे हैं और आज जिस अभियान को आरंभ कर रहे हैं आप उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। अमृत महोत्सव के लिए आपने कई लक्ष्य भी तय किए। आपके ये प्रयास देश को अवश्य एक नई ऊर्जा देंगे, नई शक्ति देंगे। आज देश किसानों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रयास कर रहा है। खान पान आहार की शुद्धता को लेकर हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें समाज को लगातार जागरूक करती रही। लेकिन गुणवत्तापूर्ण आहार के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी जरूरी है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। कुछ गांवों को प्रेरित करके ऐसे मॉडल खड़े किए जा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने जिन एसडीजीज सतत विकास लक्ष्य का स्थानीयकरण किया था, उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठा एक कदम ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग का और जन्म हुआ राजऋषि गोकुल ग्राम परियोजना का। राजस्थान के जाहोता, ओरिया, उमरनी, खोरामुल्ला ग्राम पंचायत तथा गुजरात के भारापर और गढ़ा ग्राम पंचायत और यूपी के शिवलर ग्राम पंचायत के साथ मिलकर ब्रह्मा कुमारीज और कुछ एनजीओज ने संयुक्त रूप से इस परियोजना पर काम करना आरंभ किया। ओम शांति। हमारा भारत देश गांव का देश है। गांव के सर्वांगीण विकास से ही ये भारत फिर से स्वर्णिम भारत बन सकता है। इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तथा ग्राम विकास प्रभाग द्वारा एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत हम गांव को राजऋषि गोकुल गांव बनाने की बहुत सुंदर सेवाएं प्रारंभ कर चुके हैं। पूरे देश में भारत के गांव-गांव को स्वच्छ बनाया जाए, गांव वासियों को चरित्रवान बनाया जाए, निर्व्यसनी बनाया जाए, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति जागृत किया जाए। इसी प्रोजेक्ट को सामने रखते हुए गांव-गांव में बहुत अच्छी सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। सभी गांववासियों के सहयोग से अवश्य हमारा भारत देश फिर से विश्व गुरु बनेगा और स्वर्णिम भारत बन करके सबको मार्गदर्शन देगा, ऐसी हमारी शुभ भावना है। ओम शांति। ओम शांति। भारत देश जो गांव का देश है, जिसकी लगभग 65% जनता गांव में रहती है, इस देश के विकास के लिए गांव का विकास अति आवश्यक है। इसी लक्ष्य को लेकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भगिनी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा खूब सुंदर सेवाओं का आयोजन हो रहा है। राजऋषि गोकुल गांव प्रकल्प, जिसके अंतर्गत गांव के संपूर्ण विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण, बाल पंचायत, स्वच्छता, निर्व्यसनी गांव आदि आदि ध्येय को लेकर के ये योजना खूब सुंदर कार्य इसके द्वारा आरंभ किया गया है। इस वर्ष में समग्र भारत देश में राजऋषि गोकुल गांव प्रकल्प के द्वारा हम एक नया मोड़ ला करके
गांव को सुखी समृद्ध बनाने के लक्ष्य से इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास है कि जब गांव के अंदर में हम इन कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, उससे ग्रामीण जीवन श्रेष्ठ, उन्नत और महान बनेगा। ओम शांति। भारत को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए हमें सत्युगी संस्कार बनाने होंगे। और संस्कार कैसे बनता है? संकल्पों से बनता है, हमारी सोच से बनता है। हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, कर्म में आते हैं, और जो कर्म हम बार बार करते हैं वो संस्कार बन जाता है। तो संसार को बदलने के लिए संस्कार बदलने हैं, संस्कार को बदलने के लिए सोच को बदलना है। अर्थात हमें काम अपने मन पर करना होगा। लेकिन मन पर प्रभाव किसका पड़ता है? मन पर प्रभाव अन्न का पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन होता है, और जैसा मन वैसा तन होता है। तो स्वर्णिम भारत बनाने के लिए हमें भारत के मन को सशक्त करना होगा, और भारत के मन पर भारत के अन्न का असर पड़ता है, और भारत का अन्न भारत के गांव से आता है। तो भारत को सशक्त बनाने के लिए शुरुआत भारत के गांव से होगी। स्वच्छ गांव बनाने के प्रयास में इन गांवों में सफाई करने के साथ साथ बड़ी संख्या में कूड़ेदान वितरित किए गए तथा अति अस्वच्छ स्थानों को आकर्षक सेल्फी पॉइंट में बदला गया। घर घर कचरा संग्रहण और पृथकीकरण की व्यवस्था नियमित हर ग्राम में की जा रही है। गांवों को प्लास्टिक मुक्त और ODF प्लस बनाने के अभियान चलाए जा रहे हैं। हरित गांव बनाने के प्रयास में किसानों के खेतों में व्यावसायिक पौधे और अन्य फलदार वृक्ष लगाए गए एवं उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ग्रामीणों ने ली। साथ ही पर्यावरण दिवस से लेकर वर्षा ऋतु के अंत तक वृहद स्तर पर प्रत्येक गांव में वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया। ग्राम के प्रवेश द्वार पर ट्री गार्ड सहित अनेकों वृक्ष लगाए गए तथा प्रत्येक गांव में स्थानीय स्तर पर होने वाले फल, सब्जियां एवं औषधीय वृक्षों का आदर्श खेत नमूना तैयार किया गया और एवोकाडो, अनार, लीची, चेरी, आम और स्ट्रॉबेरी जैसे फलदार पौधों का वितरण भी किसानों को किया गया। पर्याप्त जल संसाधन युक्त गांव बनाने के लक्ष्य से जल संचय करने के लिए सोक पिट्स, मैजिक पिट्स बनाए गए तथा अधिकतम कृषकों के यहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया गया। गांव में समस्त जल संसाधनों की सफाई की गई तथा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ में चेक डैम, खेत, तालावड़ी भी बनाए गए। महिला हितैषी गांव बनाने के लक्ष्य से गांव में महिला पंचायत का निर्माण, स्वयं सहायता समूहों की स्थापना, कपड़े की प्राकृतिक रंगाई और छपाई पर प्रशिक्षण, सिलाई मशीनों की व्यवस्था, मोमबत्ती निर्माण, मिलेट्स के उत्पाद बनाना इत्यादि कार्यक्रम चलाए गए। महिलाओं के लिए विशेष पोषण वाटिका बनाने के प्रशिक्षण दिए गए ताकि अपने घरेलू आवश्यकताओं की सब्जियां, मसाले, औषधीय वनस्पति घर पर ही तैयार की जा सके। बाल हितैषी गांव बनाने की प्रक्रिया में खेल खेल में मूल्य आधारित शिक्षा, इको क्लब एवं बाल पंचायत का गठन, सरकारी विद्यालयों में कक्षाओं को डिजिटल बनाना, स्कूलों में अध्ययन सामग्री और रचनात्मक सामग्री का वितरण इत्यादि के अलावा स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से शिक्षण संस्थानों का भौतिक विकास किया गया। स्वस्थ गांव बनाने की दिशा में योग, स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, व्यसन मुक्ति शिविर, कैंसर चेकअप, ऑपरेशन थिएटर का निर्माण, पशु चिकित्सालय की स्थापना, मिलेट्स एवं जैविक अन्न को बढ़ावा देना आदि कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। गरीबी मुक्त और आजीविका युक्त गांव बनाने की प्रक्रिया में किसानों के लिए प्राकृतिक यौगिक कृषि संबंधी प्रशिक्षण देना, कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, कृषि केंद्रों की स्थापना, किसान संगठन बनाना इत्यादि कार्यक्रम चलाए गए। गांव में योगा मैट, साड़ियां और कालीन बनाने जैसे छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ावा दिया गया। आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा युक्त गांव बनाने के लिए सुसज्जित पंचायत भवन का निर्माण तथा CSR की सहायता से आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय में सभागार, खेल मैदान, डाकघर,
सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालयों और सड़कों आदि का निर्माण किया गया। सामाजिक सुरक्षित एवं न्याय संगत गांव बनाने के लक्ष्य से सभी ग्रामीणों को सरकारी अनुदान और योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज बहनों द्वारा निःशुल्क राजयोग पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं तथा आध्यात्मिक मूल्यों को जागृत करने तथा आपसी समन्वय को बढ़ावा देने के लिए वार्ड सभाएं और रात्रि चौपालें आयोजित की जाती हैं। सुशासन युक्त गांव बनाने के लिए टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन के 5T के मूलभूत सिद्धांत को अपनाया गया है। ओम शांति। आज के समय हम देखते हैं कि एक तरफ भारत की उन्नति तो हो ही रही है, परंतु साथ ही साथ जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनों के लिए तो कई प्रकार की कठिनाइयां और बढ़ती ही जा रही है। उसमें विशेष तो एक तो कहेंगे गरीबी है, दूसरा फिर जो आजकल मौसम का परिवर्तन हो चुका है, बारिश बेमौसम पड़ती है या बारिश आती ही नहीं है, गर्मी अति से अति तक पहुंचती जा रही है, जीना ही मुश्किल लग रहा है। और मुख्य बात जो भारत के प्राचीन मूल्य हैं उनों पर भी आजकल कम ध्यान दिया जाता। तो इस कारण से जब तक गांव का सुधार नहीं होता तब तक भारत का सुधार पूर्ण रीति से संभव नहीं है। वैसे तो हर रोज़ बाबा मुरली में बताते कि हर आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ जुटे और फिर उन्हों के जीवन में वो कुछ अच्छाई का परिवर्तन आए, तो ये भी एक बाबा की प्रत्यक्षता की बहुत अच्छी निशानी होंगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक एक सेवा केंद्र इस तरह का कुछ योजना बनाए ताकि फिर जो आजू बाजू वाले गांव हैं उनों में इस प्रकार का परिवर्तन हो सके, वो राज ऋषि गांव बनने के लिए प्लान बना करके आगे बढ़े। तो भारत की सेवा तो अभी भी बहुत सुंदर चल रही है, परंतु जो बाबा का लक्ष्य है कि हर आत्मा को खुद की पहचान, बाप की पहचान और श्रेष्ठ कर्म कैसे हमारे हो, दिव्य गुणों की धारणा किस तरह से हो, आप सब निमित्त बन करके ये पान का बीड़ा उठाएंगे तो सारे भारत के गांव-गांव में राज ऋषि गांव बन जाएगा। तो सतयुग तो जल्दी आएगा ही। ओम शांति। धन्यवाद। जाहोता, ओरिया और भारापर जैसे गांवों से शुरू हुई इस क्रांति को भारत के सभी 6,40,930 गांवों में पहुंचाकर उन्हें राजऋषि ग्राम बनाने का लक्ष्य हमने रखा है, क्योंकि जब गांव बदलेगा तब देश बदलेगा। ओम शांति। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको कैसा लगा पहले तो, और क्या इसको ऐसे करना चाहिए ऐसे गांव के विकास के ऊपर, क्योंकि ये सर्वांगीण विकास का मुद्दा है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस प्रोजेक्ट को जब से इसके ऊपर मंथन और चिंतन करना शुरू किया, करीब 5 साल लगे इसको ये शेप में आते हुए, और ये अब इस तरीके से बना है। पीपीटी भी आप प्ले कर दीजिएगा। तो ये इस तरीके से ये शेप इसको मिला है कि जैसे भारत सरकार चाहती है कि गाँव के विकास किए जाएं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कैसे हम सरकार के साथ मिल करके ये प्रयास कर सकते हैं, उस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ, सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट हमें क्यों करना चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो हमें गुजरात के कच्छ में जब पहला गांव मिला और वहाँ पर पूरा गांव तैयार हो गया हमारे साथ ये प्रोजेक्ट करने के लिए। तो उस दिन संडे का दिन था और ये अव्यक्त महावाक्य उस दिन आए। आदरणीय राजू भाई जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और बाबा ने कुछ इस तरीके से कहा कि इस वर्ष ऐसा कोई ग्रुप बनाओ
जिस ग्रुप की विशेषताओं को प्रैक्टिकल में देखकर दूसरों को प्रेरणा मिले और वाइब्रेशन फैले, जैसे गवर्नमेंट भी कहती है, ऐसे एक गांव को उठा करके सैंपल बना करके दिखाओ तो आवाज़ फैलेगा। क्योंकि अभी लोग सुनना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं। कल की वाणी में भी बाबा ने ये बात कल कही थी। तो और इसमें फिर आगे बाबा ने कहा था कि फिर ये ऐसे 1 से 2, 2 से 4 ऐसे फैलता जाएगा। तो वहाँ से ही हमें ये प्रेरणा आई कि इस विषय के ऊपर कार्य करने की बहुत ज़रूरत है और कहीं हम कुछ पहले ऐसे सैंपल तैयार करें। तो फिर कोरोना काल आ गया, 2 साल और कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती थी, तो तपोवन में ही कुछ मॉडल बनाने के ऊपर फोकस किया गया और तपोवन में जो आप अभी देख पा रहे हैं वो बहुत सुंदर शाश्वत योगिक खेती के मॉडल वहाँ तैयार हुए। एक बहुत अच्छा मॉडल और राज ऋषि आदर्श वाटिका का भी तैयार हुआ है। तो विज़न ऐसा है कि जिस भी गांव को हम सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर इस तरीके के मॉडल हम ज़रूर बनाएंगे। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका पोटेंशियल क्या है, तो बाबा ने आगे भी कहा था कि यूएन में बाबा का झंडा लहराएगा। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 17 SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर आधारित है। और ये जो 17 गोल जो यूएन ने दिए हुए हैं उसी को भारत सरकार ने 9 थीम्स में थीमेटाइज किया है। वही 9 मुद्दों के ऊपर इस प्रोजेक्ट में कार्य होता है। तो इसके माध्यम से हम इंटरनेशनल लेवल पे बाबा को प्रत्यक्ष करने में इसमें मदद रूप मिल सकती है। और आगे बाबा ने ये भी कहा था कि आगे चल कर के सरकार, भारत सरकार जो है आपको सत्ता हैंडओवर करेगी। तो वो कैसे हो सकता है, जब हम सरकार के कुछ काम करेंगे, जो सरकार जिस तरीके से देखना चाहती है, सैंपल कुछ देखना चाहती है, अगर उस तरीके से हम कुछ कार्य करके दिखाते हैं, हमारा जो बाबा का ज्ञान है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप, कुछ ऐसे मॉडल, कुछ ऐसे सैंपल तैयार होंगे, तब जा कर के ये संभव है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इसको पूर्ण तरह से डिज़ाइन किया है। तो खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी वीडियो के माध्यम से आपने सुना उनको, कि उन्होंने भी हमें ये अपील की है कि हम कुछ मॉडल तैयार करें, कुछ सैंपल तैयार करें और गांव के, प्रैक्टिकल गांव के कुछ मॉडल तैयार हों। ऐसी उन्होंने भी हमारे से अपील की हुई है। तो और इसको शेप मिला और इसको करने की उमंग मिली। तो ये वो 9 मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमने कार्य करना शुरू किया। तो ये वो मुद्दे हैं जो हमारी टोटल, जो हमारी 21 विंग्स बनी हुई हैं, हमारी विंग्स जितनी ही सेवाएं करती हैं अलग अलग प्रकार से, वो सारी ही सेवाएं यहाँ पर फोकस हो जाती है। आप अगर देखेंगे इन मुद्दों को बारीकी से तो इनमें वो सारे ही पॉइंट्स हैं। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, प्राकृतिक खेती है, स्वच्छता है, प्लांटेशन है। तो प्रैक्टिकल हमारी जो भी सेवा केंद्र ये सेवाएं करते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का ये बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल हम बाबा का संदेश देने के लिए अभियान चलाते हैं। तो वो अभियानों में हम क्या करते हैं, 100 गांवों में एक बार जाते हैं। इसमें क्या करना है, रिवर्स करना है। इसमें एक गांव में 100 बार जाना है, तब जाकर के परिवर्तन धरातल पे दिखेगा और हमारी मेहनत भी रंग लाएगी। और जो एनर्जी और इनपुट हमने दिया है तो उस गांव में जब चेंज दिखेगा तो अन्य गांव जो हैं वो आगे से हमको ऑफर करेंगे कि आकर के हमें भी, हमारे गांव में भी आप ये एक्टिविटी कीजिए।
तो हमारे श्याम भाई जी का ये प्रैक्टिकल अनुभव है। तो जैसे हमने जाहोता में ये एक्टिविटी शुरू हुई तो आसपास के गांव और हमारे सेवा केंद्र अब साथ में मिलकर के और नए नए गांव शुरू हो रहे हैं। तो अगर इस तरीके के प्रयास और प्रयोग हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रैक्टिकल में हम दिखा सकते हैं। हमारी सेवाएं तो बहुत होती है, हम सभी का ये अनुभव है कि हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उसका रिकग्निशन मिलना चाहिए उस लेवल पे रिकग्निशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकार जो है वो प्रैक्टिकल देखना चाहती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमने गुजरात के कच्छ में जो भारापर गांव चुना, ये भारापर गांव की जो पॉपुलेशन है वो केवल 90 लोग है। कितने? केवल 90 लोग। और ये 90 लोगों का जो गांव है, इस गांव से ज़्यादातर लोग गांव छोड़ करके चले गए थे क्योंकि वहाँ पे पानी की समस्या थी। लेकिन हमारी बहन है प्रियंका बहन, उन्होंने गांव में रह करके वहाँ पर सेवाएं दी, क्योंकि अपना जो सेवा केंद्र है वो वहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर था, तो बहनें रेगुलर नहीं जा पाती थी। तो वो 60 किलोमीटर दूर का जो गांव था वहाँ पर बहन ने रह करके सेवा की और उसमें इतना सुंदर रिजल्ट्स उस गांव में मिले कि उस गांव का जो सक्सेस स्टोरी है उसको यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला। वो बहन वहाँ पर गई, इजिप्ट में कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। फिर लास्ट ईयर दुबई में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, केवल उस एक गांव की सेवा के कारण। क्योंकि छोटा सा गांव, 90 लोगों का गांव, लेकिन क्या किया था? प्रैक्टिकल किया था और उसका डॉक्यूमेंटेशन किया था। तो एक तो प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी है और दूसरा उसका यथार्थ डॉक्यूमेंटेशन, ताकि वो हम इम्पैक्ट स्टोरी के रूप में दिखा सकें। तो ये हमें विशेष करने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि इसको करें कैसे। तो ये विशेष हमारा जो ध्यान है वो संपूर्ण ग्राम विकास के लिए फोकस है ग्राम पंचायत के ऊपर, क्योंकि अगर हमें गांव को आदर्श गांव बनाना है तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ कर के जब काम करेंगे तब हम बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखा सकते हैं। कई जगह पर हो सकता है हमें जनप्रतिनिधि सीधा सहयोग ना भी दें, लेकिन उनकी हमें प्यार से पालना करके उनको सहयोगी बनाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम संपूर्ण रूप से जो विकास का जो विजन है उसको साकार कर सकते हैं। तो इसमें हम जो सबसे मुख्य जो मुद्दा है ये संपूर्ण राजऋषि गोकुल गांव प्रोजेक्ट का, वो है सिलेक्शन ऑफ द विलेज। आप गांव कैसे चुनते हैं, तभी उसमें उसके रिजल्ट्स जो हैं जैसे हम चाहते हैं उस तरीके से हमें मिलेंगे। तो विशेष करके हम ऐसा गांव को चुनें जो गांव हमारे सेवा केंद्र के आसपास हो, जहां पर हम रेगुलर जा सकें और वीकली वंस हम कोई ना कोई एक्टिविटी वहां कर सकें। हमारी जो अलग अलग ये जो 9 थीम्स हैं और हमारी सारी ही विंग्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें से कोई भी एक्टिविटी हम उस गांव में प्रैक्टिकल वीकली वंस उनके साथ रह कर के कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। तब गांव में एक वायुमंडल बनता है। तो ये हम विशेष फोकस रखें। दूसरा, इसमें हम विशेष करके अन्य एनजीओज़ को भी साथ में लेते हैं, क्योंकि सारे काम हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे आसपास में कुछ ऐसे अच्छे एनजीओज़ हो सकते हैं जो गांव के विकास में कार्य कर रहे हों, तो हम उन्हें अपना सहयोगी बना सकते हैं। बस हमें थोड़ा सिलेक्ट करना है, चेक करना है कि वो एनजीओ प्रैक्टिकल में काम करने वाला होना चाहिए, केवल नाम वाला नहीं होना चाहिए। तो ये एक सिलेक्शन, चयन करना, उनके साथ उनको परखना, ये थोड़ा हमें ध्यान दे करके उन्हें अपना सहयोगी साथी बना सकते हैं। उसके बाद आता है सरकार के अधिकारी।
तो सरकार के अधिकारी जो हैं वो इसमें बहुत रुचि लेते हैं, बहुत इंटरेस्ट से हमारे साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये पूरा ही विजन सरकार का विजन है। ये केंद्र सरकार के द्वारा चिन्हित ये सारे मुद्दे हैं, उनको ये प्रैक्टिकल करना ही होता है, लेकिन वो लोग कर नहीं पाते हैं। तो वो प्रैक्टिकल जब हम लोग जब कोई कार्य को शुरू करते हैं तो वो लोग सहजता से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको भी ऊपर दिखाना होता है काम को। तो हमें भी, क्योंकि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ बहुत इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो उनका साथ और सहयोग हमें भी चाहिए होता है। तो एक सुचारू रूप से और ये फिर वही लोग पूरा रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाते हैं। हमने माउंट आबू में, ओरिया में ये एक्टिविटी शुरू की थी, तो हमारे जो CEO थे सिरोही डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने आकर के, पहले हम तो इस विषय पे काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सामने से आके अप्रोच किया कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो हम लोग ने माउंट आबू का ओरिया गांव चुना है, क्या हम लोग साथ में मिलकर के काम कर सकते हैं क्या? ऐसे सामने से भी अधिकारी ऑफर कर सकते हैं जब उनको पता चलेगा कि हम लोग इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसमें सरकार के और सारे ही अधिकारी, क्योंकि एक गांव के अंदर सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है, तो सभी प्रकार के अधिकारियों की सेवा करने का चांस इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मिल जाता है। उसके बाद आपके आसपास में यदि कोई कॉरपोरेट है, कोई कंपनी है, तो वो हर कंपनी को जिनका जो टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ के ऊपर है, उनको कंपलसरी अपने प्रॉफिट का जो है 2%, टर्नओवर नहीं, प्रॉफिट जिनका 5 करोड़ के ऊपर है, उनको अपनी प्रॉफिट का 2% जो है कंपलसरी जो है समाज के उत्थान के लिए करना होता है। यदि अगर उनकी हमने सेवा की है, नहीं भी की है, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है उन तक जाने का, अपनी बात उनसे कनेक्ट करने के लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। क्योंकि कॉरपोरेट्स जो हैं वो लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन देते हैं, और हमारे इसमें सारे ही सब्जेक्ट हैं, वो जिस भी सब्जेक्ट में सहयोगी बनना चाहे वो बन सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके वजह से हम कॉरपोरेट्स को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक ग्राम विकास का केवल मुद्दा नहीं है, आप जो भी सेवा करना चाहें, चाहे अधिकारियों की सेवा करना चाहें, चाहे कॉरपोरेट्स की सेवा करना चाहें, NGOs की सेवा करना चाहें, है ना, सभी की सेवा इस एक के माध्यम से हो सकती है, आपके आसपास के एरिया को फोकस करते हुए। तो ये एक विशेषता है इस प्रोजेक्ट की। अब ये प्रोजेक्ट हम करते कैसे हैं, प्रैक्टिकल में करते कैसे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले स्वच्छता को लेते हैं। तो स्वच्छता ऐसा मुद्दा है जिससे हर कोई कनेक्ट हो जाता है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई स्वच्छता से हमें कोई लेना देना नहीं है। कोई कह सकता है क्या? नहीं। तो हर कोई इससे जुड़ता है, और वहाँ पर ग्राउंड पे इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट जब होता है तो गांव वाले कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसको अगर आपने सवेरे में शुरू किया तो उसका रिजल्ट आपको शाम तक उस स्थान पे दिखने लग जाता है। परिवर्तन जो है वो बहुत जल्दी दिखता है। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट में हम शुरुआत जो है सबसे पहले स्वच्छता से करते हैं, और स्वच्छता में भी हम गांव की जो सबसे गंदी जगह होती है उसी जगह को हम चिन्हित करते हैं और उसको गांव की सबसे अच्छी जगह बनाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है वो ओरिया पंचायत है माउंट आबू में, उसमें गांव के बीचों बीच ये परिस्थिति थी, और ये केवल 1 हफ्ते के अंदर ये ऐसा हो गया। माउंट आबू में कुछ कंस्ट्रक्शन की या परमिशन नहीं है, तो हम लोग जो बेसिक कर सकते थे उतना परिवर्तन करने का ये प्रयास किया। अब इस पूरे प्रोसेस में हमें केवल 10,000 रुपये का खर्चा आया, और वो 10,000 में भी हमें पेंट किसी ने स्पॉन्सर कर दिया, और पेंट करने का खर्चा पंचायत ने ले लिया। तो हमें तो केवल उनको मार्गदर्शन ही देना पड़ा, उनके साथ खाली खड़ा रहना पड़ा। पूरा आर्थिक सहयोग भी जो है वो बाहर से आ गया। तो ऐसे परिवर्तन जब हम करते हैं, यहाँ पर नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये जाहोता गांव का सीन है। जाहोता जयपुर के पास
और गांव के बीचों बीच ये परिस्थिति थी, अभी ये गांव के बीचों बीच ऐसा बन गया है। तो जितने भी विजिटर्स गांव देखने के लिए आते हैं वो इस स्थान पर आते हैं, और ये स्थान को बनाने का जो खर्चा है केवल 1,50,000 रुपये में ये पूरा ऐसा स्थान परिवर्तन हो गया। और वहाँ पर बड़े बुजुर्ग जो हैं वो आते हैं, बैठते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक किताबें रखी है, वहाँ पे ज्ञानामृत रखा हुआ है, सब लिटरेचर गांव के लिए रखा हुआ है। वो लोग आते हैं, बैठते हैं, इसको पढ़ते हैं अपनी रीति से। तो एक अच्छा स्थान गांव के बीचों बीच तैयार हो गया, और इसका पूरा खर्चा पंचायत ने दिया, क्योंकि पंचायत के प्रावधान में ये सब चीज़ें होती हैं, बस खाली एग्जीक्यूट कराने के लिए निमित्त बनना पड़ता है। फिर ये वैसे जो पहला मुद्दा है स्वच्छ एवं हरित पंचायत, तो इसके अंदर स्वच्छता के बारे में हमने चर्चा की। इसमें हम कुछ एनजीओज को अपने साथ ले सकते हैं अगर संभव हो वहाँ पर। जैसे हमने माउंट आबू की अपनी जो शांतिवन जहाँ पर है, शांतिवन जहाँ पर है नीचे आबू रोड में, वहाँ पर हमने एक फीडबैक फाउंडेशन करके एक संस्था है, उस संस्था को अपने साथ लिया। वो ऑलरेडी आबू रोड में काम कर रही थी, उस संस्था को हमने अपने साथ जोड़ा। तो उन्होंने एक कचरा कलेक्शन वैन अपने पैसों से, क्योंकि उनके पास में LIC हाउसिंग फाइनेंस का CSR सपोर्ट था, तो उन्होंने उसी से एक कचरा कलेक्शन वैन ली। उनके पास में कलेक्शन होने के बाद में वो गीला सूखा अलग अलग करना, उसका प्रोसेसिंग करना, उसका सारा यूनिट ऑलरेडी था। तो उन्होंने पूरा खर्च का सपोर्ट उन्होंने दिया, ड्राइवर का खर्च, डीजल का खर्च, सारा खर्च उन्होंने दिया। हमने उनको साथ मिलकर के BK कॉलोनी जो है, अपनी शांतिवन की जो बाहर की जो BK कॉलोनी है, उनके साथ मिलकर के मोटिवेट किया लोगों को कि आप कचरा अलग अलग दीजिए, गीला, क्योंकि कचरा कलेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कचरा गीला और सूखा ये जो परिवर्तन लाना है, क्योंकि ये संस्कार परिवर्तन की बात है, ये वो लोग संस्थाएं नहीं करवा पाती हैं। ये अगर बहनें इन्वॉल्व होती हैं, है ना, केवल महत्व सुनाने के लिए, तो भी ये परिवर्तन संभव है। क्योंकि आजकल जो सरकार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर ये अगर हम उनके साथ ऐसी कुछ अलग अच्छी संस्थाओं के साथ अगर मिल करके करते हैं तो बहुत सुंदर रिजल्ट आ सकते हैं। जाहोता में भी ऐसा हो रहा है, और यहाँ पे भी अपने उमरनी पंचायत है, शांतिवन जिसमें आता है वो उमरनी पंचायत कहा जाता है, तो वहाँ पर भी ये एक्टिविटी शुरू की है, जिसके कारण से आसपास की BK कॉलोनी की पूरी सूरत बदल गई है। वरना शांतिवन अंदर से इतना सुंदर, और जब बाहर जब जाते थे तो वहाँ पे क्योंकि एक व्यवस्था नहीं थी तो पूरा गंदगी पड़ी रहती थी। तो लेकिन अभी वो परिवर्तन आया है, तो इस तरीके के प्रयास हम कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कचरा कलेक्शन वैन, और ऊपर में हमने कुछ डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट किए। जैसे हमारा रेडियो मधुबन है, तो उसको CSR सपोर्ट मिलता है रेडियो मधुबन को, तो उन्होंने हमें डस्टबिन स्पॉन्सर किए। जिन गाँवों में एक्टिविटीज़ चल रही थी वहाँ पे डस्टबिन स्पॉन्सर्स किए। तो ऐसे हम उन्हों को अलग अलग, क्योंकि हर स्थान पे परिस्थिति अलग हो सकती है, हर स्थान पे रिसोर्सेस अलग हो सकते हैं, तो जहाँ जो संभव है तो हमें उसमें हार्ड एंड फास्ट में नहीं जाना है। 9 मुद्दे हैं, 9 मुद्दे में से जो मुद्दा आपको लगे कि इजी है, जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ के लिए आपको सपोर्ट मिलता है, उस मुद्दे से आप कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे स्वच्छता में कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, इसलिए हमने स्वच्छता को सबसे पहले प्राथमिकता दी है। और उसके साथ हम प्लांटेशन पे काम करते हैं। प्लांटेशन वैसे भी हम लोग करते हैं। कल्पतरु में किस किस ने प्लांटेशन किया हुआ है? तो इतना सुंदर हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, तो हमने कल्पतरु को ही इसका पार्ट बना लिया। तो ऐसे यज्ञ के जो जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसी को इसके साथ जोड़ दे रहे हैं, ताकि दोनों प्रकार की सेवाएं जो हैं हो सके। तो कल्पतरु के अंतर्गत ही हम क्या करते हैं, हम किसान के खेत में पेड़ लगवाते हैं। अभी होता क्या है, हम लोग जनरली बाहर जंगल में पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ पलप नहीं पाते हैं, उसका 10% भी जो है मुश्किल से पेड़ जो हैं जो लगाए जाते हैं वो पौधे से जो है पेड़ मुश्किल से बन पाते हैं। तो ये प्रयास इसके अंतर्गत हम करते हैं
कि किसान के खेत में लगाएं तो उससे दो फायदे हैं। एक तो किसान को रेवेन्यू मिलेगा, ऐसा पौधे ऐसे लगवाते हैं जिसमें कुछ फलदायी हो, जिसमें उनको कुछ रिटर्न मिले, तो किसान उसकी प्यार से पालना भी करते हैं और बहुत अच्छे से गांव के अंदर ग्रीन बेल्ट डेवलप हो जाता है। गांव हरा भरा भी हो गया, इनकम भी बढ़ी और सेवा भी हुई। तो इस तरीके से विशेष प्रयास ये किया जाता है। इन जनरल हम गांव की जो मुख्य सड़कें होते हैं वहां पर लगाते हैं, लेकिन फिर उसके लिए ट्री गार्ड लगाना पड़ता है और ट्री गार्ड के लिए फिर स्पॉन्सरशिप वाली बातें आ जाती है। तो जहां संभव है थोड़ा थोड़ा तो हम कर सकते हैं। फिर ये पर्याप्त जल संसाधन युक्त पंचायत, तो इसमें वाटर कंजर्वेशन, जैसे अभी हमारा जल जन अभियान चल रहा है, तो हमने जल जन अभियान को इसके साथ जोड़ दिया। तो जल जन अभियान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम वाटर कंजर्वेशन का महत्व समझाते हैं, है ना। हम लोग वास्तव में जो हमारी जो विशेषता है वो है मैसेज कन्वे करना और जो उसका महत्व है वो लोगों को बताना। और हमने ये देखा कि 80% जो है वो पानी कहाँ यूज होता है, खेती के अंदर। तो वो खेती, यदि वो प्राकृतिक खेती और यौगिक खेती की तरफ आ जाएं किसान, क्योंकि जो केमिकल खेती कर रहे हैं तो केमिकल खेती के कारण ऊपर की सतह जो है वो हार्ड हो गई है और वो हार्ड होने के कारण ऊपर से बारिश का पानी बह करके निकल जाता है। तो वो हार्ड जमीन न रहे, केंचुए वापस आ जाएं, जमीन पोरस हो जाए, बारिश का पानी नीचे उतरे, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको शाश्वत यौगिक खेती की तरफ अगर ले जाते हैं तो हमारा ये जो गांव को पर्याप्त जल संसाधन युक्त पंचायत बनाने में बहुत मदद मिल सकती है। उसके साथ साथ हमारे श्याम भाई जी ने ये प्रयास किया, वहाँ पर गांव में मैजिक पिट, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का, ये इसको मैजिक पिट कहते हैं। ये ऐसे बहुत सहजता से बन जाता है, 10,000 रुपये से 12,000 रुपये का खर्चा इसके अंदर आता है और ये भी गवर्नमेंट के प्रावधान में है। गवर्नमेंट इसके लिए, पंचायत ऑलरेडी फंड देती है। ये क्या करता है, बारिश का पानी और जो हमारी गंदी नालियों का पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में नीचे भेजता है, उसको रिचार्ज करता है, फिल्टर होकर के ये जाता है। और इसके वजह से हमारा जो जाहोता गांव है उसको भारत सरकार की एक योजना है अटल भूजल योजना। उस अटल भूजल योजना में पाया गया कि आसपास के सभी गांव का ग्राउंड वाटर नीचे गया और जाहोता का ग्राउंड वाटर ऊपर आया। तो इसीलिए जाहोता को केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना के अंतर्गत जल संसाधन से पर्याप्त एक आदर्श गांव की रीति से डिक्लेयर किया। तो ये इस तरीके के छोटे छोटे इनिशिएटिव, कोई उन्होंने बहुत बड़े चेक डैम्स नहीं बनाए, कोई बहुत बड़े एक्सपेंसेस नहीं किए, जो उनके पास पर्याप्त संसाधन थे उससे उन्होंने काम शुरू किया और उसको भी इतना हाई रिकॉग्निशन मिला। तो जो जो संभावनाएं हैं, कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संभावना हो सकती है, कहीं पे चेक डैम्स की संभावना हो सकती है, कहीं पे इस तरीके से खेत तलावड़ी बन सकती है। तो ऐसे जो जो जहाँ सहज हो, अभी खेत तलावड़ी की किसानों के लिए गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स चल रही है। ये वाटर कंजर्वेशन में कई संस्थाएं चेक डैम्स बनाती हैं। तो अभी हमारे साथ में एक संस्था जुड़ी है, आकार चैरिटेबल ट्रस्ट। तो गुजरात के कच्छ में वहाँ पर उस संस्था के साथ मिलकर के अभी तक हमने 34 चेक डैम्स बनाए। अब हमने क्या किया, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, बस उस संस्था को उन गांव वालों के साथ जोड़ दिया। उनको ज़रूरत थी, इनके पास काम था, इनके पास पैसे थे, इनको भी नेटवर्क चाहिए था। अभी जैसे नहीं तो कई बार लगता है कि ये संस्थाएं हमारे साथ क्यों जुड़ेंगी। अब वो संस्था जो है वो लोग क्या करते हैं, 30-70 पे काम करते हैं। अगर कोई गांव जो है वो अगर 30% का कंट्रीब्यूशन देता है तो ये संस्थाएं 70% कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से देती है। लेकिन आज के समय में वो 30% कंट्रीब्यूशन भी देने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। उनको लगता है कि भाई हमें फ्री में दे देंगे तो फ्री वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जो गांव अपना महत्व समझेगा, अपने को सच में जिस गांव को ज़रूरत है उसी गांव को हम मदद करेंगे, ऐसी पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशंस की होती हैं। तो अब वो 30% को सिलेक्ट करने के लिए और तैयार करने के लिए उनका 6-6 महीने का टाइम चला जाता है।
तो उसमें अब बाबा ने, ड्रामा ने, हम इस कार्य में जुड़े हुए थे, इसमें लगे हुए थे, हमारे पास में वो धरनी बनी हुई थी, और ये संस्था को जहाँ 6 महीना लगता था वो 1 महीने में उनका काम हो गया। तो वो संस्था ने भी हमें दुआएं दी, उस गांव वालों ने भी हमें दुआएं दी। अब जैसे गुजरात के कच्छ की बात करते हैं तो कच्छ में सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? पानी की है। अगर ऐसे मुद्दे को आप उठाते हैं और उसमें अगर आप उनकी कुछ मदद करते हैं तो वो भावनात्मक रीति से जुड़ जाते हैं और फिर उनके आगे की सेवाएं भी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम प्रयास करते हैं सबको साथ में लेकर के चलने का, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये महिला हितैषी पंचायत है, तो इसमें एक बहुत अच्छा सरकार की योजना है SHG ग्रुप्स की। SHG ग्रुप्स के बारे में जानती हैं क्या बहनें? एक शीतल दीदी जानते हैं, और कोई दीदी जानते हैं? ये SHG ग्रुप्स का इतना अच्छा प्रोजेक्ट है सरकार का। आज जाहोता गांव के अंदर ये बहुत सुंदर तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है, और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जाहोता गांव के अंदर एक भी ऐसी महिला नहीं है जो रोजगार करना चाहे और उसके पास रोजगार ना हो। 7,000 की पॉपुलेशन का गांव है और एक भी ऐसी महिला नहीं है, अगर वो खुद हाउसवाइफ बन के रहना चाहे, उनको आवश्यकता नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी नीडी महिला नहीं है जिसके पास में व्यवस्था ना हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके माध्यम से आपने बहुत सुंदर गांव में नेटवर्क तैयार किया है, और आपको सुनाते हुए खुशी हो रही है कि जाहोता गांव जो है उसको पूरे भारत में 2 पंचायत, महिला हितैषी पंचायतों में से पूरे भारत में आज 2.5 लाख पंचायतें हैं, 2.5 लाख पंचायतों में से 2 पंचायत में चुना गया है, केवल 2 पंचायतों को चुना गया है, एक केरल की तालानूर और दूसरा जयपुर का जाहोता। तो ये महिला हितैषी पंचायत में हम बहुत कुछ उनको मदद कर सकते हैं, जैसे किचन गार्डन, हमारा योगी गृह वाटिका जो हमारा बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है। तो आजकल हम जब भी किसी पब्लिक प्रोग्राम्स में जाते हैं ना, हम उनको पूछते हैं क्या आप लोग अपनी सब्जियां खुद उगाते हो? किसानों को ही पूछते हैं, तो वो कहते हैं नहीं। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि हम लोग अपनी सब्जियां बाहर से खरीद के लाते हैं। तो यदि अगर हम उनको केवल ये योगी गृह वाटिका से भी जोड़ दें और वो अपनी खुद की उपज, खुद अपने सब्जियां घर के लिए आवश्यकता की जितनी कर लें, तो भी जो न्यूट्रिशन उनको चाहिए वो न्यूट्रिशन अगर बाबा की मदद से उनको वो शुद्ध अन्न मिलता है, तो भी ये बहुत बड़ी सेवा का माध्यम बन सकता है। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर ये बाल हितैषी पंचायत है। तो बाल हितैषी पंचायत में हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट पहले चला था, टच द लाइट। मूल्यों, शिक्षा के साथ में हम मूल्यों को कैसे जोड़ें, तो ये प्रोजेक्ट को हम इसके अंदर जोड़ सकते हैं। गांव की जिस स्कूल में, जो गांव हम एडॉप्ट करें उसकी जो स्कूल है उसके अंदर हम बच्चों के साथ में मूल्यनिष्ठ शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और बच्चे फाउंडेशन होते हैं, अगर हम उनकी पालना करते हैं तो पेरेंट्स की सेवा अपने आप हो जाती है। कईयों का, आपका सबका अनुभव होगा। तो और जब हम बच्चों को अच्छे मूल्य सिखाते हैं, हमने जाहोता में अभी समर कैंप किया था, इतने अच्छे रिजल्ट मिले, कई लोग इसके बहाने से नए नए जुड़े और उसकी माध्यम से अच्छी सेवा वहाँ पर हो रही है। अभी हम लोग गए थे जाहोता, कुछ अमेरिका से कुछ गेस्ट आए थे, वो गेस्ट को लेकर के हम उधर गए थे। पब्लिक प्रोग्राम में हम सब बैठे थे, तो बच्चों को वो जो अमेरिका से जो भाई आए थे उन्होंने पूछा कि आपके गांव में अच्छा क्या है, पूरे गांव में अच्छा क्या है। तो एक बच्चे ने कहा कि हमारे गांव का जो स्कूल है उसका जो ग्राउंड है, पब्लिक स्कूल का जो ग्राउंड है वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो बोला अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बोला और क्या अच्छा लगता है? तो बोला ब्रह्मा कुमारी इसका गीता पाठशाला अच्छा लगता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज गांव का एक बच्चा बाहर से आए हुए मेहमान को ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पे जो गीता पाठशाला में जो ज्ञान मिल रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से जब हम
बच्चों के साथ में कार्य करेंगे, मूल्यनिष्ठ शिक्षा के साथ में, तो बहुत अच्छा परिवर्तन हम गांव में ला सकते हैं। इसमें फिर बच्चों के साथ ऐसे अलग अलग क्रिएटिविटी की एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। वहाँ पर पेंटिंग की एक्टिविटी कराई है, यहाँ पर दिए नए नए दिवाली के समय पे बनाना, ऐसे कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी बच्चों के साथ में कर सकते हैं। बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी हम जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर के भी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये है 5वां मुद्दा, स्वस्थ पंचायत। इसमें हम क्या करते हैं कि उस गांव की जो आसपास की कोई बड़ी हॉस्पिटल हो, क्योंकि हर हॉस्पिटल इस तरीके की एक्टिविटीज़ करती है। जैसे हमारा माउंट आबू का हमारा जो ग्लोबल हॉस्पिटल है, उसने अपने आबू रोड के आसपास के 60 पंचायतों को गोद लिया हुआ है और उसमें सारा मेडिकल सपोर्ट हमारी हॉस्पिटल करती है। तो ऐसे अपने आसपास में भी कोई बड़ी हॉस्पिटल्स हो सकती हैं जिनको हम अपने गांव से कनेक्ट करा सकते हैं, अपने गांव को एडॉप्ट करवा सकते हैं उनके द्वारा मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। तो उनके साथ मिल कर के हम ये सेवाएं दे सकते हैं। कई बार मेडिकल चेकअप्स के प्रोग्राम्स रखवा सकते हैं, हेल्थ कैंप्स रखवा सकते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ मेडिकल टीम के साथ हम लोग करवाते हैं। विशेष अब ये हेल्थ वाले मुद्दे में भी हम शाश्वत यौगिक खेती को जोड़ देते हैं, क्योंकि हेल्थ का आधार क्या है? अन्न। जितना अच्छा अन्न होगा वैसा अच्छा मन, वैसा अच्छा तन होगा। तो हम उसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा मुद्दों को हम शाश्वत यौगिक खेती के साथ जोड़ते हैं तो एक एक्टिविटीज से हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो शाश्वत यौगिक खेती एक इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर संपूर्ण ग्राम विकास का धुरी है समझ लीजिए आप, और बाकी एक अगर पेड़ है तो उसका तना है शाश्वत यौगिक खेती, और बाकी जो टहनियाँ हैं वो ये अलग अलग मुद्दे हैं। तो अगर इस तरीके से हम विषय को समझाते हैं किसानों को, उनको बताते हैं कि आप भी डॉक्टर हो। जैसे 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर अगर गलत तरीके से प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है और पैसे कमा रहा है तो हम उसको, पैसे तो वो कमा रहा है लेकिन पैसों के साथ वो बद्दुआ कमा रहा है। और अगर दूसरा डॉक्टर बहुत ईमानदारी से, बहुत प्यार से अगर आपको ट्रीट कर रहा है तो वो आपसे पैसे भी ले रहा है लेकिन साथ साथ आप उसको दुआएं भी दे रहे हो। तो ऐसा ही किसान है। किसान अगर केमिकल खेती कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो पैसे तो कमा रहा है लेकिन पैसों के साथ वो बद्दुआ कमा रहा है। अगर वो सही मायने में यौगिक खेती या शाश्वत प्राकृतिक खेती करे तो वो पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमा सकता है। तो इस तरीके से जब हम किसानों को समझाते हैं तो बहुत वो उसको कनेक्ट कर पाते हैं और परिवर्तन के लिए हिम्मत उनके अंदर आती है। तो ये मुद्दा है। इसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों को कवर कर सकते हैं हम लोग। योगा दिवस आते हैं तो योगा के प्रोग्राम्स हम गाँव में रख सकते हैं। योगा ट्रेनर्स को बुला सकते हैं, उनके माध्यम से भी गाँव की को हेल्दी लाइफस्टाइल क्या हो सकती है वो हम, क्योंकि शहरों में तो अभी ये सब अवेयरनेस है लेकिन गाँव में अभी वो, गांव वालों ने शहर वालों की बुरी आदतें तो सब एडॉप्ट कर ली लेकिन अच्छी आदतें अभी तक उन तक नहीं पहुंची हैं। तो जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उस विषय को हम गांव वालों के साथ साझा कर सकते हैं। फिर ये गरीबी मुक्त एवं आजीविका युक्त पंचायत, तो इसमें विशेष ये जो एफपीओ की बात चल रही है और लकीली जो गुजरात से हैं स्पेशली, उनके लिए तो ये एक जैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो कल टिम्बाड़िया सर बता रहे थे, ऐसे पूरे गुजरात के जितने एफपीओ हैं वो एफपीओस को क्रियान्वित करने की और उनको पूरा सपोर्ट देने की जिम्मेवारी भारत सरकार ने टिम्बाड़िया जी की यूनिवर्सिटी को दी हुई है। तो उन्होंने हमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है कहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात का हर डिस्ट्रिक्ट में उनके एफपीओज हैं। हम उन एफपीओज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनके फ़ोन नंबर आदि सब कुछ उन्होंने दिए हुए हैं। तो एक रेडीमेड प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के संगठन हमें मिल सकते हैं। उनके साथ मिल करके हम इस विषय को आगे ले जा सकते हैं और वो पूरा जो संगठन का जो सपोर्ट है वो हम अपने गांव को भी दे सकते हैं। क्योंकि एक जो अभी जो संगठन बनते हैं उसमें कोई किस गांव से किस अलग अलग गांव से होते हैं,
लेकिन हम उनके साथ मिल कर के, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उनके पास पूरा सपोर्ट सिस्टम, मार्केटिंग लिंकेज, सब कुछ वो उस एफपीओ के माध्यम से मिल जाएगा। अगर उस एफपीओ को हम अपने गांव के साथ जोड़ देते हैं तो गांव वालों की आर्थिक उन्नति करने का भी बहुत अच्छा माध्यम ये बन सकता है, क्योंकि एफपीओस के अंदर केवल खेती नहीं है, उसमें बहुत सारे विषयों को जोड़ा जा सकता है। जैसे अभी और आगे के सेशन में आज आप सुनेंगे, एक बाबा के बच्चे विशेष आ रहे हैं इसको ब्रीफ करने के लिए, जो खुद 3 एफपीओ चला रहे हैं यूपी में। यूपी से आज वो विशेष इसी कार्यक्रम के लिए आप सबसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनसे और डिटेल में इसको समझेंगे। फिर 7वां मुद्दा है ढांचागत आत्मनिर्भर पंचायत। तो इसके अंतर्गत हम जो बेसिक गांव के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे स्कूल है, गांव की हॉस्पिटल है, गांव में पशु चिकित्सालय है, गांव के रास्ते हैं, ये बेसिक बुनियादी जो चीज़ें हैं वो पंचायत की सहयोग से कैसे करवाएं, वो इसमें प्रयास करते हैं। इसमें कॉरपोरेट का भी CSR सपोर्ट भी मिल सकता है। फिर है सामाजिक सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण पंचायत। तो इसके अंदर विशेष हम व्यसन मुक्ति का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो आज गांव में भी बहुत व्यसनों की अधीनता हम सभी देख रहे हैं। शराब जो है वो विशेष गांव तक पहुंच गई है और उसका बहुत दुष्परिणाम मिल रहा है। तो यहाँ पर हम समाज को सुरक्षित समाज बनाने की दिशा में जो हमारा व्यसन मुक्ति वाला जो प्रोजेक्ट है और राजयोग मेडिटेशन, ये दोनों इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से गांव की सेवा हम इस मुद्दे के अंदर कर सकते हैं। इसमें हमने जाहोता में विशेष एक प्रोग्राम किया था, कर्मयोगी सम्मान समारोह। तो आदरणीय राजू भाई जी इसमें आए थे और गांव में जो भी ऐसे लोग थे जो गांव के सच में सहयोगी बने, ऐसे लोगों का भी हमने भाई साहब के हाथों से सम्मान कराया। और जो गांव में जो सबसे छोटे जैसे सफाई कर्मी जो हैं उनका भी भाई साहब के हाथों से सम्मान कराया। और एक बाजू में जिसने गांव में बड़ा सभागार बनाया था उसका भी। तो ऐसे जब एक ही मंच पे इस तरीके के दोनों प्रकार के लोग होते हैं तो समाज में वो सामाजिक सुरक्षितता का वायुमंडल बनता है। तो ये सुशासन युक्त पंचायत, इसके अंदर विशेष हम सरपंच और जो उसके वार्ड मेंबर होते हैं उसको हम विशेष करके फोकस करते हैं। उनके जो कर्तव्य हैं, जिम्मे उनके जो क्या कहते हैं उसके बेनिफिट्स तो उनको सब पता है, लेकिन उनकी जिम्मेवारियां क्या है उस होद्दे की, वो उनको रियलाइज़ कराना, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स से उनको अवगत कराना और वो सारी स्कीम्स नीचे धरातल पे ग्राउंड पर जाए। उसमें कोई हमारे बाबा के कोई रिटायर्ड बच्चे हों वो इसमें बहुत अच्छा मदद कर सकते हैं। हमारे अगर सेंटर से कनेक्शन में कोई ऐसे रिटायर्ड पर्सन होते हैं जो गवर्नमेंट पोस्ट से रिटायर्ड होते हैं, उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स की हम लोग अच्छे से थोड़ा कह दें कि स्टडी करो और वो आप गांव वालों को बताओ, तो वो हम इसमें बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। तो ये जाहोता की सारी डिटेल है, वो श्याम भाई जी हमको अच्छे से ब्रीफ करेंगे। अभी आपको इसमें ये जो सुना आपने, इसमें किसी को कोई सवाल है? जी दीदी। हम कोशिश यही करते हैं कि गांव वाले ही उसके मेंटेनेंस की जिम्मेवारी लें। जैसे वो सांझ का आपको एग्जांपल दिया ना, तो सांझ के अंदर श्याम भाई जी ने क्या किया है, गांव के जो निवृत्त लोग हैं, जो रिटायर्ड पर्सन हैं, ऐसे करीब 60 लोगों की टीम बनाई है। 60% जो रिटायर्ड हैं गांव में, क्योंकि गांव बड़ा है, गांव में 7,000 की पॉपुलेशन है। तो गांव में जो रिटायर्ड लोग हैं, तो इन्होंने अभी गांव के अंदर करीब करीब 19 जगह डेवलप की है ऐसी, जिनको परिवर्तन किया है। और एक एक बुजुर्ग को उस एक एक स्थान की जिम्मेवारी दे दी है। वो एक बुजुर्ग जो है वो और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो सवेरे जाएंगे, सफाई कर देंगे, वहाँ कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो पंचायत में आकर के बताएंगे यहाँ पर मदद की ज़रूरत है, तो उनको वो मदद भी मिल जाती है। तो इस तरीके से हम गांव वालों के सहयोग से ही उसको मेंटेन भी कर सकते हैं।
और किसी को कुछ? ये समझ में तो आ रहा है ना, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? हाँ, तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मुद्दे ही इतने हैं इसके अंदर, डिटेलिंग इसकी इतनी है, तो उसमें हम जो कर सकते हैं, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये 9 के 9 मुद्दे हमें करने हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई एक मुद्दा भी आप कर सकते हैं, किसी एक मुद्दे से आप शुरुआत कर सकते हैं। जितना आप कर सकते हैं उस दिशा में आप इसमें आगे बढ़ेंगे, अपने आप आपको अंदर से प्रेरणा आएगी और बाबा फिर आपको सहयोग भी देगा और इस सेवा को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी, हाँ जी, हाँ, नहीं वो उसमें वो वर्किंग इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि वो टिम्बाड़िया सर ने भी बताया, क्योंकि उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से फंड जाना चाहिए था वो नहीं गया है, लेकिन अभी उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली है। नहीं, जो नहीं गया है फंड, उसका भी उन्होंने रीज़न बताया जी, कि वो लोग ठीक से उसका अकाउंट वगैरह नहीं रखते हैं। हाँ, तो जो नहीं रखेगा उसको नहीं मिलेगा। तो फिलहाल मतलब इतने सारे अगर नॉट वर्किंग ऐसे कंडीशन में हैं, जी जी, तो हम उनका तो सपोर्ट या उनके बीच में जाके काम करना या उनको साथ लेना अभी वो कितना पॉसिबल होगा? ऐसा है दीदी कि जो आपने कहा वही सही है। सरकार की ये भी आपने 9 मुद्दे सुने, ये किसका विजन है? सरकार का विजन है। मुद्दे तो अच्छे हैं ना, सारे मुद्दे अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पे हो पाते हैं क्या? ये हम गाँव में देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते, क्योंकि सरकार योजनाएं तो बहुत अच्छी बनाती है लेकिन धरातल पे क्रियान्वित नहीं हो पाती। ऐसे ही एफपीओ जो है वो बहुत अच्छी योजना है, लेकिन वो धरातल पे इतनी क्रियान्वित नहीं हो पा रही क्योंकि मानवीय मूल्यों की कमी है। वहीं पर तो हमारा रोल आ जाता है, वहीं हम उनको हमारी मदद की ज़रूरत है कि कहाँ मानवीय मूल्य जहाँ तक नहीं आएंगे, जब तक आपसी प्यार नहीं है, आपसी भाईचारा नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, तेरा मेरा नहीं है, वहाँ पर कभी भी वो संगठन फलीभूत नहीं हो सकता है। तो आज संसार की यही सबसे बड़ी समस्या है। तो वहाँ पर हमारा आध्यात्मिकता का और मूल्यों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अब वो हम भी उसको समझेंगे, इसीलिए हम समझना चाह रहे हैं। अभी जैसे अपने बाबा के बच्चे आए हैं, अभी देव सिंह भाई जी हमको मिलेंगे, तो वो भी एफपीओ चला रहे हैं, उनके भी 3 एफपीओ चल रहे हैं। तो वो पूरा हमको एफपीओ के बारे में और डिटेल में और जो एक्चुअल क्या परिस्थिति है धरातल पे वो उसको समझा पाएंगे। जैसे हमने कहा कि हमारे को भी इस विषय का 0% नॉलेज था, नहीं तो हमको एग्रीकल्चर का ए मालूम था, नहीं तो गांव का ग मालूम था। अब ये बाबा ने ही पूरा शेप ये पूरा दिलाया है, वो कैसे उसको आगे लेके जा रहा है, उसमें भी आप सभी जो अनुभवी हैं उसमें हम लोग जहाँ तक जितना जा सकते हैं, जितना हमें सहज लगता है, जितना सबको ओके लगे, उतना ही उसमें हम आगे बढ़ें। तो हमारे पास सबके पास विवेक और बुद्धि है, क्योंकि ये कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो गवर्नमेंट के बाहर की है। हम लोग जितना सहजता से इसको लेके जाएं आगे, उतना हम लेके जाएं। जो जो मुद्दे सहज हैं, एफपीओ की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम ना चाहें एफपीओ में जाना, नहीं जाने की ज़रूरत है। वो भी एक एडिशनल पॉइंट है, एक सपोर्टिंग पॉइंट है, जहाँ अगर हमको, जैसे हम अभी कड़ी में गए थे, कल का इवेंट हुआ हमारा कड़ी में, तो कड़ी का जो किसान संघ है उन्होंने कल ये एफपीओ का कार्यक्रम रखा था। उन्होंने टिम्बाड़िया जी को रिक्वेस्ट की थी कि हम एफपीओ बनाना चाहते हैं, आप हमको सपोर्ट करिए करके। तो संगीता दीदी के वो संपर्क में थे। संगीता दीदी ने जैसे उनको बोला कि हम लोगों को ये राजऋषि विलेज का एक प्रोग्राम करना है, तो और ये टिम्बाड़िया जी आ रहे हैं हमारे पास में, तो उन्होंने तुरंत उनको फ़ोन किया कि आप आ रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पर ये कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, हम आपके साथ मिलके कर सकते हैं क्या। तो जहाँ संभावना होगी, जहाँ अच्छे लोग होंगे, जहाँ पर धरनी बनी हुई होगी, वहाँ हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हमें लगे कि भाई हमारे पास सबके पास बुद्धि और विवेक है, जहाँ हमें लगेगा कि नहीं ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे थोड़ा सा हमें विवेकपूर्ण इस मतलब कब कहा जाएगा कि ये गांव हमने राजऋषि गांव के लिए लिया है जी, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके वो क्लियर करो। हाँ, वो अगर राजऋषि विलेज अगर हम उसको कहें, हम अगर किसी एक मुद्दे से पे भी काम उसमें यथार्थ कर रहे हैं,
तो हम कह सकते हैं कि भाई हमने इस प्रोजेक्ट को राज ऋषि विलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया है और हम इस पे हमने कार्य शुरू किया है संपूर्ण। तो हाँ जी, नहीं मतलब वहाँ ऑफिशियली हाँ। क्या करना है वो आप क्लियर थोड़ा हाँ, सा कीजिए। हाँ, वही कि क्या हमें वो डिक्लेयर करना है कि ये गांव हमने लिया है। हाँ। तो कहाँ डिक्लेयर करना है, मीडिया में, नहीं, प्रशासन में? हाँ। क्योंकि अगर हम कुछ डिक्लेयर करते तो लोग डिमांड भी करेंगे कि ये काम नहीं है बहन जी, ये कराओ। एक हाँ, बिल्कुल सोच बिल्कुल, है। हाँ। तो हम मतलब कितना कर सकते हैं और कितना करने के लिए शुरुआत में करना चाहिए, हाँ। कितनी तो टीम चाहिए हमारे पास? तो ये जो दीदी जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इसमें जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक हमें उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम पहले काम करना शुरू करें उनके साथ, उस गांव के साथ, क्योंकि सिलेक्शन में कई बार ऐसा होगा कि प्रोसेस के अंदर हम चलेंगे लेकिन हमें लगेगा कि ये सिलेक्शन हमारा ठीक नहीं था, तो उसको छोड़ के दूसरा भी कर सकते हैं। तो हम अभी पहले डिक्लेयर ना करें, हम उनके साथ काम करना शुरू करें। इसीलिए हम गांव वो सिलेक्ट करना चाहते हैं जो हमारे सेंटर के आसपास में, क्योंकि वैसे भी हमें उस गांव की सेवा तो करनी ही है। और इसमें से हमारे जो यज्ञ के ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसी में से किसी एक प्रोजेक्ट पे हम उस गांव में फोकस होकर के कर सकते हैं। जैसे जल जन अभियान है, जैसे व्यसन मुक्ति अभियान है, जैसे कल्पतरु प्रोजेक्ट है। ऐसे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी जो चल रहे हैं उसमें हम फोकस हो जाएं उस गांव के ऊपर। अभी अगर हम केवल प्लांटेशन का ही मुद्दा लेते हैं तो एक गांव को हरा भरा करना कोई छोटी बात है क्या? और बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना अगर हम वो एक भी कर लेते हैं जिसके अंदर कोई ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, जिसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा बातें नहीं आ सकती हैं। तो ऐसे मुद्दों से हम पहले शुरू करें, फिर हम देखें गांव में कितना हमें सपोर्ट मिल रहा है। गांव के सरपंच से परमिशन वगैरह की कोई बात जरूरी नहीं है? ज़रूरी तो नहीं है लेकिन ले सकते हैं, मतलब सारा हमारे ऊपर है। अगर हमें कॉन्फिडेंस आता है, जैसे हमने जाहोता से लिया हुआ है, जाहोता के पंचायत के लेटर हेड के ऊपर जाहोता ने हमें रिक्वेस्ट किया कि हमें पता चला है कि आप एक राजऋषि गोकुल गांव प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे गांव को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एडॉप्ट कीजिए। वहाँ जैसे सरपंच हमारे हैं जी, तो अभी ऐसे सबसे पहले कि सरपंचों की सेवा की जाए, ये भी एक मतलब विचार हो सकता है ना? हाँ, तो वही इसीलिए समय सरपंचों की सेवा अति आवश्यक है, क्योंकि वो हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है सारा एग्जीक्यूशन कराने के लिए। अगर वो सहयोग नहीं देता है तो फिर थोड़ा सा खींचातानी वाला, हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं फिर वो गाड़ी कहीं और ले जाएंगे। तो इसीलिए सरपंच का सहयोगी होना बहुत महत्वपूर्ण है। सरपंच उसके जो टीम मेंबर्स हैं वो सहयोगी होते हैं, और वो अगर अपने गांव को ऐसा आदर्श गांव बनाना चाहते हैं तब जा कर के हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, गांव में जैसे पॉलिटिक्स भी बहुत हावी होता है जी। तो जैसे कोई पूर्व सरपंच होता है वो दूसरी पार्टी का होता है, हाँ, वर्तमान सरपंच है वो दूसरी पार्टी का है, अक्सर ऐसा होता है जी। तो हम लोग ऐसा करें कि जब भी नई पंचायत बनती, नया सरपंच बनता है, तभी से उनकी सेवा करें। ये एक आइडिया अच्छा मुझे लग रहा है, ताकि शुरू से एक उनको ध्यान रहे कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जैसे अपने ग्राम विकास प्रभाग में अपन सरपंचों का भी सम्मेलन रखते हैं, तो हम अपने आसपास के पहले कुछ सरपंचों का सम्मेलन अपने सेंटर पे बुला सकते हैं। उसमें से फिर हम देखें कि कौन अपने गांव के लिए क्या भाव रख रहा है, किसको अंदर से रुचि आ रही है, कौन हमारे पास चल के आ रहा है कि आप हमारे गांव को इस तरीके से विकास कार्य में आप हमारे साथ जुड़िए करके। तो हम पहले इस तरीके से हम चिन्हित करें, और सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इतनी एनर्जी उस स्थान पर लगाने वाले हैं और उस स्थान से बहुत सेवाएं हो सकती हैं, इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी को कुछ सवाल आ रहा है? नहीं, ये बहुत ज़रूरी था जो दीदी जी ने पूछा। और जिस भी गांव में कोई बहनों ने किया हो उनके एक दो एक्सपीरियंस जरूर वो शेयर करें। हाँ, कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था। ठीक है। और जैसे मधुबन से करना एक अलग बात होती है, वहाँ हमारी बहुत सारी फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हाँ, स्टाफ है, टीम है, सब कुछ है। हम कुछ प्रोवाइड करना हो तो भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जाहोता की बात भी अलग है कि वो खुद
वहाँ पर कर रहे हैं जी। लेकिन एकदम न्यू जगह पर अगर हम करते हैं तो किसी बहन ने किया है, कर रहे हैं, उनकी एक दो की एक्सपीरियंस यहाँ पर सबको मिले तो अच्छा। तो अभी जैसे प्रैक्टिकल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर गुजरात के गढ़ा में भी सरला दीदी जी ने खुद शुरू किया है। अभी बहुत अर्ली स्टेज है, मैं समझता हूँ, अभी जस्ट शुरुआत हुई है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो 5 वर्षों से हम कर तो रहे थे, लेकिन उसको वो रिकग्निशन या वो जो यज्ञ की तरफ से जो स्वीकृति कीर्ति से जैसा था, उसको अभी दीदी जी ने उसको लिया कि हाँ अब हम उस स्टेज पर हैं, अब ये प्रोजेक्ट में उतनी क्लैरिटी है, अब ये प्रोजेक्ट धरातल पे आ सकता है। ऐसा जब दीदी को लगा तब फिर हमने अभी इसकी विधिवत शुरुआत की है। तो अभी हमारे पास ऐसी कोई बहनें नहीं हैं जो प्रैक्टिकल में जिन्होंने इसको 100% किया हो या उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हों, वो आप में से ही कोई बनेगा ऐसा हमें फील हो रहा है। हाँ तो आप आइए दीदी। हाँ नहीं तो वही दीदी कह रहे हैं ना, दो अगर एक दो बात भी अगर तो बहनों को कॉन्फिडेंस आइए ना दीदी, आइए ना। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हम लोग कोई लेक्चर करने तो यहाँ है नहीं, आप आइए प्लीज। अच्छा, दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा जयश्री बहन ने लिया है कि जब अगर हमने कोई पंचायत सिलेक्ट कर ली, मेरे नज़दीक है, कुछ अच्छे कॉन्टेक्ट्स भी है, तो मुझे विंग से किस तरह से कम्युनिकेट करना है और क्या सपोर्ट मिलेगा? तो सबसे पहले तो आप दीदी सरला दीदी जी और राजू भाई जी हैं जो हमारे निमित्त हैं, उनको आप अप्रोच कीजिए कि हम अपने यहाँ पर ये इस तरह ये प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। अभी दीदी जी बना रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी दीदी जी ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उसमें दीदी जी ने आदरणीय गीता दीदी जी को, संगीता दीदी जी को, इन्हों को अभी इन्वॉल्व किया है इस प्रोजेक्ट की टीम के पार्ट में। तो अभी ऐसे आप में से भी अगर किसी को लगे कि हाँ ये प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है और हम इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं, हम इसमें एज अ वॉलंटियर भी हम इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो आप लोग आगे आइए, क्योंकि हमको सच में इसमें टीम की बहुत अभी ज़रूरत है, आप लोगों के मार्गदर्शन की भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जैसे बताया कि हमको खुद को अगर देखने जाएंगे तो 0% नॉलेज है। ये इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये परमात्मा के द्वारा ही तैयार कराया हुआ प्रोजेक्ट और ये उसी का प्रोजेक्ट है, हमें बार बार ये फील होता है। तो हम इसमें आप सभी का वेलकम करते हैं। हमारे जो भाई हैं जो अनुभवी हैं, हमारे वीनू भाई जी विशेष अनुभवी हैं, तो ऐसे अभी दीदी खुद टीम इसको तैयार कर रहे हैं। तो जी जी जो टीम बनेगी उसमें जैसे हमारे 9 पॉइंट हैं जी, तो उसमें से जो टीम में है वो अलग अलग पॉइंट पे स्पेशलिस्ट होंगे। अगर जो बहनें चाहती हैं हाँ, कि हमें करना है जी, तो कम से कम उस टीम में से जो प्रोजेक्ट लेना है हमें, हाँ, तो उसमें वो ग्रुप से, वो टीम में से वो अगर मदद ग्रुप बीच बीच में बनते रहेंगे तो बहनों को तो जरूर जब दीदी जब यहाँ बैठेंगे तो अपन सब मिलकर के ये रिक्वेस्ट दीदी जी से करेंगे। बिल्कुल, हाँ, तो एक मतलब आपको सब कुछ रेडीमेड मिलना चाहिए। जो करना चाहे उसको सब चीज़ रेडीमेड मिले, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो, राजऋषि का बैनर भी आपको मिले, राजऋषि में आपको क्या क्या करना है, एक्टिविटीज़ की लिस्ट आपको मिल जाए, किस समय पे कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उसकी लिस्ट मिल जाए। तो ये प्रॉपर इसके लिए एक टीम की बहुत ज़रूरत है। जैसे हमारे जिग्नेश भाई हैं, तो ऐसे अनुभवी को भी दीदी सभी को जोड़ रहे हैं। अनुभवी विशेष चाहिए और प्रैक्टिकल में करके वो अनुभव किए होंगे तो वो बहनों को हेल्प और हिम्मत मिलेगी। बिल्कुल, अनुभव बहुत जरूरी होते हैं। थियरिकल तो ठीक है, हाँ, इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं ये, हाँ बिल्कुल। तो इसमें ऐसा है कि जब हम कार्य करने के लिए निकलते हैं, जैसे अभी हमको अपना सेंटर बनाना होता है, तो कई बार हमारे पास 1 रुपया भी नहीं होता है, संकल्प करते हैं, बनाना है और हो जाता है ना, बाबा मदद करता है, कहीं ना कहीं से सहयोग आ जाता है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है भाई, अगर एक गांव को आदर्श गांव बनाना है, यदि संकल्प है, आजकल दुनिया में
कई लोग ज्ञान नहीं सुनना चाहते हैं, वो सोशल सेवा में आपके साथ आप जहां कहेंगे जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या होता है चंद्रेश भाई, जी। कोई भी प्रोजेक्ट जब हम इनिशिएट करते हैं, जी भले हम ये स्लम एरिया का ही प्रोजेक्ट सबने बीच बीच में लिया था दिव्य नगरी कर, जी जी तो इनिशियली वो पंप रहता है, हाँ। राइट। फिर जब उसको एक कंसिस्टेंसी में लाना है तो आपके पास एक रेगुलर बेस पे बहुत मास टीम चाहिए। दूसरी चीज़, गांव में जब जाते हैं तो दे हैव एक्सपेक्टेशन कि कुछ तो हमें पैसा मिलेगा, कहीं से तो आएगा। जैसे आपने कहा कॉरपोरेट वाले CSR फंड देते हैं, लेकिन हर कॉरपोरेट की अपनी एक NGO होती है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। मान लो वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो 5 करोड़ से अधिक प्रॉफिट कर रही है, पर उसकी अपनी एक NGO होगी जहाँ पे उसका CSR फंड यूज होता होगा। तो आप उसी NGO को अपना पार्टनर बनाओ ना, हमको तो पैसा तो नहीं ये, चाहिए, हाँ। हमें तो पैसा नहीं तो चाहिए ये, किसी को भी। हाँ, तो हमारा ये भी भाव यही, रहेगा। हाँ, हमारा भाव ये है कि वो NGO कुछ ना कुछ काम कर रही है, उस NGO को अपने गांव के साथ जोड़ दीजिए। काम तो हमें तो कार्य से मतलब है ना, CSR हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो उस गांव में काम होना चाहिए, कार्य वो NGO करे, क्या दिक्कत है। पर उनको अपना नाम चाहिए ना। हाँ तो हाँ, जिधर भी आप जाओगे नाम चाहिए उनको। नहीं, आप माइक ले लीजिए ना दीदी, सब समझे। हाँ लीजिए ना दीदी। हाँ ऐसा है, जहाँ भी पैसे की बात है जी। या मेहनत भी कोई करता करता है, है तो उसके साथ साथ नाम की बात तो आती है, बराबर है। जैसे हम भी नाम न कहो लेकिन कम से कम बाबा से, संस्था से परिचित हों लोग, ये तो चाहते हैं। बिल्कुल। तो जब हमारा बैनर है, हमारी वाइट ड्रेस में बहनें हैं, फिर भविष्य में भी हम कुछ उनको ज्ञान योग सिखाएं, जी अंतिम लक्ष्य तो हमारा वही है। ये तो है ही। तो ऐसे ही और NGO का भी अपना एक ये रहता है जी कि हम अपना आगे काम दिखाएंगे, फोटोज़ दिखाएंगे, उससे हम और ज़्यादा अगली बार CSR पाएंगे। बिल्कुल। हाँ। आज एक कंपनी ने दिया, कल दूसरी कंपनी देगी। बराबर है। और हर एक का, जैसे कल वो भाई बता रहे थे कि भाई वो थोड़ा सा बीच वाले लोग कई बार ठीक से पहुंचाते भी नहीं, हाँ। इस तरह के भी लोग होते हैं। हाँ। तो किस तरह की एक अपने यहाँ से एक टीम या एक गाइडलाइन या ये बहनों को मिलनी मतलब चाहिए। मिलनी चाहिए, बिल्कुल। ताकि नहीं तो आजकल तो फ्रॉड वाली बातें भी, हाँ, इसीलिए हमने जब कहा फोन- NGO की फोन बात पे की तो इतने फ्रॉड हो रहे हाँ, हैं। हाँ, वही इसीलिए हमने कहा कि वो परख हमें, जब हम लोकल, क्योंकि हम बाहर वाले तो नहीं बुला रहे हैं, लोकल को ही हम इन्वॉल्व करेंगे, तो लोकल के साथ में हमें परख बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप अगर ये किताब हमारी देखेंगे ना, तो ये किताब के एंड में जो राजऋषि विलेज की जो किताब आप सभी को मिली है, उस किताब के एंड में हमने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हैं कि भाई हमको किन्हों किन्हों ने सहयोग दिया। जैसे पानी के काम में आकार चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमें सहयोग दिया, तो हमने उनका नाम लिखा है कि भाई ये कार्य में उनका हमें सहयोग मिला। लेकिन ये रेफरेंस देकर हाँ जी, हम दूसरों का सहयोग ले सकते हैं, बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन CSR जो देते हैं ना, वो नाम नहीं चाहते हैं, वो तो काम चाहते हैं। हमारा काम देखकर वो बिलीव करते अगर हैं। आपको देते हैं तो हाँ, NGO की बात नहीं, NGO नहीं, CSR की बात कर रही हूँ। हाँ। जब CSR जो देते हैं वो लोग नाम मान शान ऐसा नहीं होता है, वो तो पैसा देते हैं हम लोगों को। चलिए, हमने देखा दोनों जगह पे दोनों चीज़ें होती है। कई बार उनको अपना चाहिए होता है, प्रेजेंस भी वो चाहते हैं कि हमारी दिखे, हमारी एक्टिविटीज़ में हमारी प्रेजेंस दिखे, तो उसमें भी लेकिन कुछ गलत नहीं है। अगर वो कार्य, जिस कार्य के लिए वो सहयोग दे रहे हैं प्रैक्टिकल उस गांव के उस डेवलपमेंट में, तो वहाँ पर अगर उनका नाम भी आता है तो कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन हमें क्या करना है जी। कि जब गांव की सेवा करनी है तो 3-4 बातों को लेकर के हम चले, जी, वो हम चर्चा करें और हम बहनों को यही बताएं कि हमें ये स्वच्छता है, बच्चों का है, महिला का है, बस ऐसी 3-4 बातें, पूरा 9 बातें नहीं, लेकिन 4 बातों को लेकर के चलना शुरू करें और उसमें हमें क्या क्या करना है वो बताइए। ठीक है। ऐसे। वो श्यामबाई वाले सेशन में वो सब डिटेल उसके अंदर आएगा। वो वही है, उनका जो सेशन है वो वही है कि हमें इसको कैसे शुरुआत करनी है, किन किन मुद्दों से। जी,
तो जैसे एलम्बिक कंपनी है, उसने CSR फाउंडेशन के द्वारा गाँव में कई डेवलपमेंट किया, लेकिन क्या होता है कि वो लोग सब कुछ करते, आंगनवाड़ी बनाते हैं, फिर मेडिसिन देते हैं, स्कूलों में करते, लेकिन गांव में संगठन नहीं बनता है। तो जब हम लोग को बुलाया तो हमारे से सुना उन लोगों ने, तो कहा कि ये ब्रह्मा कुमारी बहनें ही सबको एक साथ जोड़ सकती है। और एक बार इन लोगों की मीटिंग थी और कुछ गांव में झगड़ा हो गया, तो हमको बुलाया था, लेकिन कहा कि अभी मीटिंग कैंसिल हो गई, 108 को बुलाया, वहाँ झगड़ा हो गया। फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम उसी गांव में जाएंगे। फिर वहाँ हमने 7 डे कोर्स करवाया, तो वो लोग ने लगा कि अभी वहाँ झगड़ा नहीं होता है, सब साथ में बैठ के सुनते हैं। तो ये हमारे बाबा के ज्ञान का प्रभाव पड़ता है, इसलिए कंपनी वाले हमें जोड़ते हैं अपने साथ। बिल्कुल। हाँ, उनका बैनर लगाएंगे, हम अपना भी लगाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो लोग कहते हैं कि जब बहनें आती है और बहनों को देख के वो हमारे से कंट्रोल नहीं होते, लेकिन बहनों को देख के वो शांति से सुनते हैं। दूसरा, कुछ बहनें भी आती है गांव में, कई लोग ऐसा होता है कि जेंट्स आते हैं, महिलाएं नहीं आती है, लेकिन जब हम बहनें जाती है तो महिलाएं भी आती है, बच्चे भी आते हैं। तो कुछ हमारे बाबा की ज्ञान की सेवा से ही एक संगठन बनता है, नहीं तो वो एक गांव में 2-2 मीटिंग करते हैं, कई गांव में 3 एरिया में 3 मीटिंग करेंगे, लेकिन जहां हम लोग जाते हैं फिर एक हो जाती एक है। मीटिंग हो जाती है। तो ये बाबा की ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। तो पहले हमें 7 डे कोर्स कराना पड़ता है गाँव बहुत में। अच्छा, एक बार ताली हो जाए दीदी का प्रैक्टिकल अनुभव। आपने विनू भाई जी कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी चर्चा हुई गोकुल गांव के लिए, जो 3-4 पॉइंट जो सुना सबकी ओर से, तो उसका समाधान हमें अपनी रीति से करना है। तो पहला एक बात तो हुआ था, शुरुआत करते हैं कि कैसे गांव को सिलेक्ट करें, अप्रोच करें। तो जैसे हम भी कुछ एग्ज़ाम देते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें 10 क्वेश्चन है, हम कौन सा पहला सॉल्व करते हैं? सबसे सहज वाला। तो जो डिफ़िकल्ट लगता हो, मैं डिफ़िकल्ट कहूँ कि ये डिफ़िकल्ट है, वो नहीं, आपके एरिया के अनुसार कौन सा हमें इजी है। तो अब इजी की परख कैसे कर सकते हैं? तो इजी की परख 2-3 पैरामीटर्स हैं। एक कि वो हमारा अप्रोचेबल हो। दूसरा, उसमें भी इजी वो है कि जहाँ हमारी ऑलरेडी गीता पाठशाला या हमारे बीके भाई है ही हैं। अच्छा, दूसरा वॉल्यूम के बेस पर देखा जाए कि बहुत बड़ा गांव ना हो पॉपुलेशन के हिसाब से, बराबर, छोटा हो, लेकिन उसमें भी प्रायोरिटी कौन से रखे? अगर भले बड़ा हो लेकिन बीके हैं तो बड़े हो तो भी ले सकते, लेकिन ये सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम गांव को सिलेक्ट करें, वो भी अपनी रीति से। वो गांव में जाकर हम ये ना कहें कि हमने आपका गांव सिलेक्ट किया है। वो 3-4 महीने के बाद जो हम वातावरण क्रिएट करते हैं तब। और ये पुस्तिका भी जो है हमारी 9 पॉइंट वाली, वो 4-5 महीने के लिए तो अपने लिए ही है। उन्होंने ये दिखाना भी नहीं है कि हम ये 9 पॉइंट से वो है, कुछ नहीं। हम एक धरनी तैयार करने जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, पहले हमें धरनी तैयार करने ही जाना है। अब हमने ओवरऑल लुकिंग किया तो उसमें अभी वहाँ का सहयोग चाहिए। हमने अपनी रीति से देख लिया कि हमें इजी है, लेकिन गांव वालों को हम पसंद हैं या नहीं, तो वो कैसे करेंगे? तो उसमें एक तो गीता पाठशाला वाले भाई बहन हैं, दूसरा वहाँ के 2 टाइप के लीडर होते हैं, एक तो इलेक्टेड और दूसरे नेचुरल। कई नेचुरल लीडर्स ऐसे होते हैं जो पद पोजीशन में नहीं होते हैं, लेकिन उसमें कुछ मूल्य होते हैं, तो गांव वाले लोग उसकी सुनते हैं। सरपंच की नहीं सुनेंगे, उसकी सुनेंगे। तो नेचुरल लीडर को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये हमारा सर्वे हो जाना चाहिए। तो सर्वे मतलब हम सर्वे करने जानते हैं वो भाव से भी नहीं, हमारा ओवरऑल लुक ऐसा होना चाहिए कि हमें पता चले कि ये गांव में ये भाई हैं, ये सामाजिक लीडर हैं, ये चौधरी समाज का
आगे हाँ वो हैं, युवान हैं, युवक मंडल है, महिला मंडल है, वहाँ उसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष जो हैं, कहने का भाव जो एक्टिव हैं। और दूसरा जो मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं ट्रिगर जिसको होता है, जो बात हमने कही उसको जैसे हाँ दिल में किसको लगता है। जरूरी नहीं कि हम पहले ही प्रोग्राम में 50-60 के मिल लें, बल 10 को बुलाएं या तो 10 से मिलें, लेकिन 10 में भी हमारा वो रहेगा कि किसको ट्रिगर हो रहा है। और आधा घंटा चर्चा करने के बाद जो ट्रिगर हुआ जिसको लगा उस पर हमारा ज़्यादा दृष्टि रहे और उसके पीठ पर हाथ भी रखें कि भाई हम सब ये करेंगे, हम करेंगे ये नहीं। हाँ जी बिल्कुल। हम सब कहीं भी ये न कि भी ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं, हमारा यही वर्डिंग निकले कि हम करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। हम क्या कर सकते, हम ये करेंगे वो ना कहें, हम उन्हों को पूछे हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो वो उस रीति से एक क्या होगा, अपनापन और क्लोजनेस बढ़ेगी। और उसके बाद हमने जो 9 में से 9 या 10 कोई भी पॉइंट हो, उसमें से जो इजी क्वेश्चन है उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयत्न करें। तो ये गांव सिलेक्शन की बात इस रीति से हो सकती है। हाँ, पहले से डिक्लेयर नहीं किया कि हम राजरू से ये प्रकल्प लेके आए हैं। नो, धरनी तैयार करो। बाबा भी कहते हैं ना, पहले धरनी तैयार करो। हैं? हाँ, रही बात बैनर की, और बैनर की बात के बाद पहले मैं फंड की बात करता हूँ कि कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, पैसों की तो वो होती ही हैं। अब हम नया क्या करने जा रहे हैं वहाँ? वैसे तो दुनिया में वाले भी जाते हैं, कंबल बांटते हैं, वस्त्र बांटते हैं, ये सब तो करते ही हैं। ब्रह्मा कुमारी आई है तो क्या नया लाएगी, क्या देगी, वो उन्हों को रियलाइज होना चाहिए कि ये पैसा नहीं देगी वो नहीं, लेकिन क्या देगी, हमें उनसे क्या सपोर्ट मिलेगा, वो रियलाइज कराना है। हमें कहना नहीं है, रियलाइज का। दूसरा कि हमें जब भी हमारा वक्तव्य हो या किसी से भी बातचीत हो तो उनके मुख से या तो उनके भाव से ये प्रसिद्ध वो दिखाई नहीं पड़ना चाहिए कि हम गरीब हैं उन्हों को। और अगर किसी को ये मुख से भी निकले कि अच्छा हमारा गांव तो गरीब हैं, उस समय हम उस गरीब बात को स्वमान में कन्वर्ट करें कि नहीं, आप गरीब नहीं हैं, हमारे गांव में तो बहुत कुछ है, हम सब मिलकर करेंगे। अरे मिलकर करेंगे तो गोवर्धन पर्वत भी उठ जाता है, ये भी उठ जाएगा। ऐसे करके उसको गरीबी धीरे धीरे साइड करता जाए वो कि मैं, हमारा गांव गरीब है, हमारे गांव में ऐसे, वो नहीं। हमारा काम वो है, ब्रह्मा कुमारी इसका काम उड्डीपक का जो है कि वो किसी भी रीति से उसमें पार्टिसिपेट नहीं होगा, लेकिन उसमें कैटालिस्ट कहते हैं ना, साइंस में जो केमिस्ट्री वाले होते हैं उसको पता है, साइंस में कैटालिस्ट होता है, वो दो तत्वों के बीच, दो लिक्विड के बीच प्रक्रिया में भाग लेता है, तो वो अंदर इन्वॉल्व नहीं हो जाता है वो केमिकल, लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। समझा? तो हमें न्यारा भी रहना है, लेकिन उन्हों को उत्साह बढ़ाना है, हिम्मत देने। बाबा की एक मुरली थी, हमारा काम है 4-5 भावों और भावना वाली मुरली थी, आपको ख्याल होगा। स्नेह देना है, सहयोग की भावना, स्नेह की भावना। दूसरा था उमंग और हिम्मत बढ़ाने की भावना। तीसरा था कल्याण की भावना। चौथा था अपनेपन की भावना। ये बाबा की अव्यक्त वाणी है। और पांचवा था कि ये चारों ही भावनाएं जिसमें समाहित है वो है आत्मिक भाव। तो किसी के साथ हम बैठने में या उसके साथ घर जाने में संकोच न करें। जैसे कल भी वो सुरेश भाई बोल रहे थे कि उसके साथ खटिए पर आपको बैठना होगा, उसको अपनेपन की भावना। भले हम अपना बॉटल पानी का ले जाए, वो जानते कि पानी नहीं पीते हैं, लेकिन प्लास्टिक की बॉटल और वो सब हम यूज़ न करें। वो हमारा पहले से ही उनको दिखना चाहिए कि ये लोग प्लास्टिक यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये दिखना चाहिए। ये 2-3 डोज जो धरनी तैयार करनी है ना, उसमें वाणी से भी तैयार करनी है और कर्म से भी धरनी तैयार।
उन्हों को प्रभाव पर के कुछ अलग हैं। अब तक कंबल बांटने वाले आए उस वैसे वो नहीं। एक तो फंड की बात, अब जैसे बताया कि गरीबी उन्हों को फील होने नहीं देना, हमें ऐसा ही कहना है कि हमारे गांव में पैसे हैं, बस उसको हमें चैनलाइज करना है। जो वेस्ट जाता है उसको हम बचाएंगे और उसको इसमें लगाएंगे, और अगर ज़रूरत होगी और हम उन्हों को ऐसे क्या कहते हैं हौसला बढ़ाना है। 2 मिनट में वो बता देता हूँ फंड वाली बात, या तो फिर बीच में बताएंगे जो हम पहले भी बताते थे, कैसे गांव को फील कराए कि हमारे गांव में नहीं चलेगा नहीं चलेगा। गांव में कैसे हम फील कराए कि हमारे गांव में पैसे हैं, गरीब नहीं है। और ये हकीकत है, हमारा देश गरीब नहीं है। और हम कहते भी हैं, मदर तेरेसा का एक सेंटेंस है कि पत्रकार ने पूछा था कि देश के लिए क्या है, कि हमारा देश गरीब नहीं है, मदर तेरेसा ने कहा था। तो कि इतने सारे ये सब हैं, ताकि हमारे देश में अगर गरीबी है तो चरित्र की गरीबी है, मदर तेरेसा ने कहा था, पैसे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पत्रकार ने पूछा कि अगर ये गरीबी है तो उसको कैसे दूर करें, तो मदर तेरेसा ने कहा था मूल्य शिक्षा। तो वो तो हम कर रहे हैं, तो लेकिन हम उसको टारगेट कर रहे हैं, किस बात को, चरित्र को। तो अभी पैसे हैं वो हम कैसे बताएंगे उन्हों को कहाँ हैं पैसे। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, गिनती करना है। जैसे आप सब गांव वाले हैं, ठीक है, आपको कैसे करना है वहाँ जाके, हमारे गांव की जनसंख्या कितनी है आप बताएंगे तो कोई बराबर कितनी होगी, 2000। अब 2000 में बच्चे कितने होंगे 18 साल से, दो 2000 में पुरुष और महिला दोनों हैं, 50-50। हम ऐसा पूछ सकते हैं कि टीवी कितनों के घर में होगा, फ्रिज कितनों के घर में होगा, ऐसे सिंपल पूछो। ओके, फिर ये भी पूछो कि हमारे गांव में व्यसन करते हैं, धीरे से पूछो, व्यसन करते हैं, व्यसन क्या है आप जानते हो, तो कहेंगे हाँ सर आप जानते हो, बोलो गांव वाले हो आप, क्या है 2-5 मिनट लेते हैं तो वो सब बोलेंगे, उन्हों को बोल दे, हम ना कहें कि शराब ये सब व्यसन है, समझा। इन्वॉल्वमेंट ये है, अपनेपन बनाने का भाव ये, वो ही कहें कि हमारे गांव में शराब भी पीते हैं। पहले तो किसको कहते हैं व्यसन वो बताना है, तो बताएंगे अच्छा ये व्यसन का यूज तो यहाँ नहीं होता होगा आपके गांव में, हमें पॉजिटिवली बोलना है, हमारे गांव में तो ये व्यसन होंगे ही नहीं शायद, ताकि होए वो लोग कहेंगे। फिर हमें कहना कि अगर होंगे तो भी क्या 5-10 लोग होंगे, तो क्या नहीं 5-10 कहाँ से, तो क्या कितने, हम पूछे फिर उसको, तो वो कहेंगे 50% या तो 60%, ऐसे कहेंगे। अब 50% कितना हुआ 20,000 में से, अरे 2000 में से 50% 1000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो व्यसन करते हैं वो रोज करते हैं कि कोई प्रसंग होता है तब करते हैं, ताकि नहीं रोज करने वाले भी हैं, तो रोज कितने रुपये का करता होगा एक व्यक्ति मिनिमम है 20 रुपया, नहीं व्यक्ति एवरेज फील करना है ना, जो 1000 है सभी शराब नहीं पीते हैं, मिनिमम कितने रुपये का होगा 50। मैं तो 10 समझता था, फिर भी आप 50 कह रहे हो, ऐसे कहना, हमें पॉजिटिव ही रहना है, हमें पॉजिटिव। मैं तो 10 ही समझता, मैं तो समझता कि आपका गांव बहुत अच्छा है, व्यसन नहीं, 10 रुपये का होगा शायद, तो फिर भी आप 50 कहते हो, फिर भी हम 10 रुपये का गिने तो भी 1000 व्यक्ति रोज 10 रुपये का व्यसन करता है आपके गांव। तो रोज आपके गांव के कितने रुपये व्यसन में जाते हैं 10,000, महीने के 3 लाख,
एक महीने में 3 लाख मेरा गांव, आप बोलो वहाँ मेरा गांव बोलो, हमारा गांव, આપણું તમારું ગામ नहीं, આપણું ગામ, हमारा गांव एक महीने में 3 लाख रुपए का व्यसन करता है। ये तो मिनिमम कैलकुलेशन, वो भी फिर अंडरलाइन करके बोलना है, मिनिमम है। वर्ष का कितना हुआ? 36 लाख रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 36 लाख रुपये हमारे गांव को सरकार ने दिए थे? कोई एनजीओ ने दिए थे? नहीं। कहाँ से आए? तब उन्हों की आंखें फट जाएगी, वो कहेंगे कि जिस गांव में 36 लाख रुपया, ये मिनिमम कैलकुलेशन में इतना होता है, अब सोचो वो गरीब हैं? तो एनजीओ की जरूरत पड़ेगी, सीएसआर की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने कोई पूछो, कर सकते ना हम। तो पहला काम हमें क्या करना है, तो कि ये जो लीकेज हैं हमारे गांव में, पैसे हैं लेकिन जो लीकेज हो रहा है उसको हमें रिपेयर करना है। तो वो लीकेज कौन रिपेयर करेगा? ब्रह्मा कुमारी। ये लीकेज है, हमारे गांव की टंकी में पानी है, पानी भरता भी है लेकिन लीक हो जाता है। ऐसे चित्र लगा के भी आप बोल सकते हो कि हमारे गांव में देखो इतना 3 लाख रुपया, 36 लाख रुपया एक वर्ष का भरा हुआ है, लेकिन हम देखते हैं, खोलते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, निकलती है गरीबी। तो कहाँ चला गया वो पैसा? तो कि लीक हुआ। कहाँ लीक हुआ? उसको रिपेयर करना है। तो वो दृश्य बना दें, तो टंकी बनाओ और उसमें एक छेद रखो, छेद में लिखो व्यसन, इसमें से इतना निकल गया। क्या एक ही छेद है कि दूसरे हैं? उन्हों को ही पूछो। और भी ऐसे जो हैं, आदत हैं, संस्कार हैं, जो बातें हमारी स्पिरिचुअलिटी में आती हैं, आदत पर बिहेवियर चेंज करना है, संस्कार परिवर्तन करना, यही बातें हैं। अब वो करना है, तो वो और भी ऐसे कौन से संस्कार हैं जिससे हमारे ये पैसे वेस्ट जाते हैं? हाँ, तो एक तो व्यसन, दूसरा सामाजिक कुरिवाज, जिसको शादियों में खर्चा है वो सब, तो सामाजिक कुरिवाज, और थर्ड अंधश्रद्धा, ऐसे कुछ होता है। समझ गए? तो ऐसे ऐसे लीकेज जो हैं वो दिखाने हैं और वो रिपेयर करना है। अब रिपेयर करने के लिए वो पैसे नहीं हैं, वो पैसे हैं लेकिन रिपेयर के पैसे नहीं है। रिपेयर के पैसे नहीं है मतलब उसके लिए हम टाइम नहीं निकालते हैं मेडिटेशन के लिए, वो रिपेयर के लिए हमारा कोई सोच ही नहीं है। अब वो करने के लिए हम आए हैं, भैया आप हमको मदद करेंगे, उसमें से जो निर्व्यसनी होंगे उसको खड़ा करो। क्या आप खुश हैं? आप तो निर्व्यसनी हैं लेकिन गांव में इतने सारे हैं, आपको खुशी होती हैं? जैसे आप नहीं खुश हो रहे तो हम भी नहीं खुश रहे, हम भी निर्व्यसनी हैं, लेकिन हमारे भाई व्यसनी हैं, इसलिए हमें आपके गांव में आना पड़ा है, इसलिए भगवान ने हमको भेजा है। आना पड़ा है इससे भी, इसलिए भगवान ने हमें भेजा है, भगवान की दृष्टि आपके गांव पर पड़ी है। ऐसे ऐसे करके उसका स्वमान जागृत करना, उसको रियलाइज कराना। फंड का इश्यू ही साइड पर हो जाएगा। हाँ, फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फंड नहीं करना है, लेकिन वो इश्यू प्रायोरिटी में न आ जाए। यस, और हमारी ये एक्टिविटी देखेंगे तो वो सीएसआर वाले के पास हमें नहीं जाना पड़ेगा, वो आएगा कि हाँ बोलो इसमें बहुत अच्छा कर रहे हो, हम आएंगे, कितना हम कर सकते हैं वे। इसलिए ये नहीं सोचें हम, बाबा ने जो हमें डायरेक्शन बाबा मम्मा ने बताया है कैसे सेवा, बस उसी समान और उसी विधि से जाना। हमारा गांव विकास का मेन न बन जाए, मेन सेवा हमारी ये है। हम वहाँ जा रहे हैं सेवा करने के लिए नहीं, प्रत्यक्ष होने के लिए जा रहे हैं। हम अपना देवी स्वरूप दिखाने के लिए जा रहे हैं, ये बात है। मात्र ये टॉपिक और ये प्रोजेक्ट तो निमित्त हैं, क्योंकि गांव में किस बने जाएं हम, तो वो मेन बात बुद्धि में हमें रहे कि ये निमित्त है, मेन तो मुझे देवी बनकर जाना है और सबको भगवान से, लेकिन इस विधि से प्रॉपर, ठीक है। ये फंड का इश्यू
रही बात बैनर की, बैनर लगाएं न लगाएं, होगा क्या, लायंस क्लब वाले आएंगे, हमने देखा है लायंस क्लब वाले बैनर लेके परमानेंट उन्हों का तो होता है, घूमते ही और लगा देते हैं। लायंस क्लब में मंत्री और प्रमुख के सिवाय कोई नहीं आते, फंड होता है और वो लगाते, प्रोजेक्ट हमारा हुआ। और वो बैनर लगाने के जैसे आग्रही रहते हैं, हम भी बैनर लगाने के लिए आग्रही रहे। फर्क क्या रहा, आज ही बाबा का वरदान था, सेवाओं में नाम मान शान का कच्चा फल, बराबर। ये बैनर की बात 3 महीने के बाद जो बताएं कि पहले जो धरनी तैयार होने के बाद बैनर प्रोजेक्ट ये सब बातें लाओ, पहले धरनी तैयार, बराबर। और मैं तो क्या कहता हूँ, ब्रह्मा कुमारी खड़ी हैं, फोटो में कई बैनर हैं, ब्रह्मा कुमारी इटसेल्फ अ बैनर। बाबा जिस बेज का वर्णन करता है वो स्पष्ट दिखाई पड़े, वो हमें ध्यान रखना है, वो बेज हमें भूल नहीं जाना है। अब बेज भूल गए और बैनर लेके आए तो अभी कोई अर्थ नहीं, बेज वर्क, समझ गए। ब्रह्मा कुमारी इटसेल्फ अ बैनर, એટલે उन बातों में हम शुरुआत में न जाएं, हालांकि जरूरी है, बराबर। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि हमें गवर्नमेंट को दिखाना है, वो करना है, तो वो क्या जरूरी है, लेकिन शुरुआत उस पर हमारा ध्यान न जाए, वो बाद में आएगा। वो सामने से गांव वाले बोलेंगे कि बहन जी आपका बैनर कहाँ है, लाओ हम लगा देते हैं, ऐसे। तो ये 3-4 विचार थे। हाँ जी, ये जो बैनर की बात और फाइनेंस की बात आती है तो मैं बोलती हूँ, प्रैक्टिकल में जो हमारा अभी रिट्रीट सेंटर में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में से स्टूडेंट आते हैं, तो उन लोगों का एक होता है कि एक मोटिवेशनल उनका एक स्पीकर होते हैं, वो अलग अलग जगह पर उसको ले जाते हैं। तो क्या करते हैं कि रिट्रीट पर आते हैं, वो अपना 1 घंटा लेते हैं, हमको बाबा का परिचय और संस्था का परिचय और हमारा जो व्यसन मुक्ति का प्रोजेक्ट है वो हम उनके साथ करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपना अलग से फ़ोटो निकालते हैं, अपने ग्रुप को वो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में देते हैं। बहनों को खड़ा रखा है तो गेस्ट है, बहनें क्या है गेस्ट है, उस रूप में वो रख कर वो फ़ोटोज वहाँ भी देते हैं। हमारा यहाँ व्यसन मुक्ति में एजुकेशन विंग में भी आ जाता है, तो कोई विरोध नहीं करते हैं कि ये बहनें साथ में है तो कोई NGO वाले, वो तो कई बार बहनों को गेस्ट में भी बुलाते हैं ना, तो ऐसे कोई हमारा बैनर उसका बैनर ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरा, फाइनेंस की बात आती है तो ऐसा भी कर सकते हैं, हम अभी करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं गांव से चले गए हैं और सिटी में बहुत बड़ा बिजनेस किया हुआ है, तो कई सालों से चले गए लेकिन गांव के लिए भावना होती है, तो उनको जो हम साथ लेंगे कि आपके गांव में ऐसा कार्य में सेवा का करना है, तो फाइनेंस के लिए कभी भी वो मना नहीं करते हैं। अभी हमारी बाजू में ही एक फैक्ट्री है और हमारे बाजू में एक त्रंबा गांव है, तो वहाँ का वो भाई है, तो उनको थोड़ा भी हमने बोला कि यहाँ हमको सेवा करनी है, तो उसने कहा कि हमारा मकान पड़ा है उसमें आप अच्छी तरह से सेवा करो, रिनोवेशन कर दिया, सब सुविधाएं कर दी। अभी वो बार बार पूछते भी है क्या सेवा चलती है, कितने लोग आते हैं। वहाँ हम कुछ भी, मान लो अभी शिवरात्रि का प्रोग्राम किया तो मंडप सर्विस की या तो कोई भी ज़रूरत होती है, वो सामने से कहते हैं कि मैं ही उनका खर्चा दे दूँगा। तो ऐसे लोगों को बल सबन संपर्क में है, बीके नहीं है, लेकिन अपने गांव के लिए उनको बहुत कुछ करने की भावना होती है, तो ऐसे लोगों को हम चुने तो फाइनेंस का जो सारा प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाता है। यही स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं। अभी तक जहाँ तक जो भी ये पहुँचा है सेवा, वो इसी स्ट्रेटजी से पहुँचा। लेकिन आप लोग अभी जो भी सवाल थे उससे संतुष्ट हुए, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना? तो अभी ये प्रूफ है ना कि ये शिव बाबा का प्रोजेक्ट है। कैसे? कुछ सवालों के जवाब मैं नहीं दे पा रहा था, बाबा ने इनको भेजा, ये आकर के इतना अच्छा स्पष्टीकरण दिया, हम भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट। तो ये है इसका प्रैक्टिकल प्रमाण। हमने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया कुछ भी नहीं, मन न चित, कैसे बाबा ले आया और ये सब यहाँ तक पहुँची है गाड़ी। मैं आपको एक खाली अनुभव सुनाता हूँ, आपकी फ्रूट आ रही है, आप उसको खाते खाते सुन सकते हैं।
हम गए थे राजस्थान के कृषि मंत्री जी से मिलने के लिए। हमारे को अपॉइंटमेंट मिली थी 1 तारीख की, हमको अपॉइंटमेंट शिफ्ट हुई 4 तारीख पे, 4 मार्च 2024। उस दिन बाबा की साकार मुरली में आया, आप जाके मिनिस्टर्स की सेवा करो और ऐसी सेवा करो कि वो पानी पानी हो जाए। अब उसी दिन मिनिस्टर साहब का अपॉइंटमेंट मिला है। मिनिस्टर कितना मिनट मिलते हैं हमारे को? 10 मिनट मुश्किल से। वो मिनिस्टर उस दिन हमारे साथ 1 घंटा बैठे, 1 घंटे से ऊपर, और उनको ये प्रोजेक्ट इतना समझ में आ गया क्योंकि वो भारत सरकार का ही विजन था, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे, तो इतना कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो गया, सारा डिटेल में समझने लगे क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने खुद ऑन द स्पॉट प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फ़ोन किया और उसको बोला